2024 में सरकार आने से कैसे चूके? वोट चोरी करके ये लोग हरियाणा में, महाराष्ट्र में सत्ता बल छीनी है और हो सकता है हमारी भी कुछ गलतियाँ। बहुत ज़्यादा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस पार्टी को हुआ है चुनाव में। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के हाथ में आप बागडोर देंगे तो नाराजगी तो वाजिब है। 1 महीना लगभग हो गया है ऑफिशियली जिम्मेदारी संभाले आपको, कितनी कमियां देख रहे हैं? पार्टी में अनुशासन जरूरी है। ये और बेसिक सी चीज कांग्रेस के नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती? उसी बात पे मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है मनभेद नहीं। प्रोफेसर संपत सिंह 4 पन्नों का इस्तीफा पढ़ा आपने? मैं समझता हूँ इस 4 पन्नों के पहले भी वो उस रैली में भी जा चुके थे। कैप्टन अजय यादव साहब को देख लीजिए, फौजी आदमी है, मतलब थोड़ा सा मुआविस में कई बार मैं आ जाता हूँ, बाकी ऐसी बात नहीं है। कुमारी शैलजा का जिस तरीके से तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, उसकी वजह से कहीं ना पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कोई भी अगर व्यक्ति पार्टी से या परिवार से नाराज होता है तो नुकसान तो स्वाभाविक है। पोस्टर को लेके भी आपने अब गाइडलाइंस जारी की हैं। सद्भाव यात्रा में भी जाएंगे क्या आप? ये यात्रा आधिकारिक यात्रा नहीं है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आपको लगता है? अगर आज मैं कह दूं कांग्रेस नरेंद्र सिंह तो गलत है ना, ये तो ऐसा नहीं होता किसी कहने से। उदय भान भले ही ना हो राव नरेंद्र सिंह, लेकिन उदय भान जैसे ही हैं। सुनता हूँ सबकी हूँ, करता अपने हिसाब से हूँ। आपके नेता इस तरीके की बात बोल रहे हैं, चौथी बार भी कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना लेगी। नहीं बना पाएंगे, किसी हालत पे भी नहीं बना पाएंगे। CLU CD कांड चिल्लाने लगे फिर से, क्या बेसिकली वो था? वो सब एक एडिटिंग किया गया है। किसी ने काम के बदले अगर कह दे नरेंद्र सिंह या उसके परिवार ने चाय भी पियो तो जीवन में हम संन्यास ले लेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। नमस्कार, टू द पॉइंट विद प्रतिमा दत्ता देख रहे हैं आप, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के लोग अक्सर ये सोचते हैं कि आखिर 2024 में जब हर जगह ये शोर था कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तो सरकार बीजेपी ने कैसे बना ली? बीजेपी कहती है कि हमारी ग्राउंड पर पकड़, हमारी नीतियाँ और हमारे अच्छे कार्य थे जिसकी बदौलत लोगों ने फिर से हमें मौका दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाते है कि EVM में सेटिंग हुई, चुनाव में धांधली हुई, बीजेपी ने हर तरफ फर्जीवाड़ा किया जिसके बूते 2024 में सरकार बना ली। लेकिन सबके जहन में सवाल है कि कांग्रेस पार्टी आखिर सरकार बनाने से चूकी तो चूकी कैसे? क्योंकि सरकार बनाने की बात तो कांग्रेस पार्टी के अंदर चल ही नहीं रही थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर बातें चल रही थी कि कौन से नेता को कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, मंत्रिमंडल विस्तार कैसे होगा, इस तरीके की चर्चाएं कांग्रेस पार्टी के नेताओं में थी। तमाम अफसरशाही के लोग भी कांग्रेस के नेताओं से आकर मिल रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, अपनी हाजिरी लगा रहे थे और बता रहे थे कि भाई सरकार आ गई तो हमें कहाँ पे फिक्स करना है, कहाँ पे सेट करना है, इन तमाम चीज़ों की तैयारी थी। इस सबके बीच जब चुनावी नतीजे आए, सब हैरान हो गए। सबने सोचा कि भाई ये कैसे हो गया? बीजेपी तो कह रही है ग्राउंड पे काम, लेकिन कांग्रेस कह रही है धांधली। और उसी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ राव नरेंद्र सिंह जी हैं, जिनको जिम्मेदारी पार्टी ने अभी दी है। ऑफिशियली जब जिम्मेदारी संभाली बतौर प्रदेश अध्यक्ष तो लगभग 1 महीने का समय भी पूरा हो चुका है। इस 1 महीने के दरमियान कितना काम किया, और कांग्रेस पार्टी जो इतनी टेढ़ी खीर है हरियाणा में कि समझ में लोगों को आ ही नहीं रही है कि इतनी गुटबाजी, इतनी परेशानियां, कितना सर दर्द हो रहा है राव नरेंद्र जी का, ये भी उनसे पूछेंगे। बहुत स्वागत आपका हमारे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से और पार्टी की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुभकामनाएं। बड़ी मुश्किल से इतना सोच विचार करके कांग्रेस पार्टी ने आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी दी है, आपको दारोमदार दिया है कि भाई हरियाणा कांग्रेस का कुछ तो सल्यूशन कर दो। अब 1 महीना लगभग हो गया है ऑफिशियली जिम्मेदारी संभाले आपको, कितनी कमियां देख रहे हैं, कितनी ताकत देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व किया है पार्टी के भीतर? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरी पार्टी के हाईकमान का, आदरणीय हमारे अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, आदरणीय लोकसभा में हमारे नेता, विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी का और तमाम शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टियों में अध्यक्ष बनने का प्रोसीजर ये आम प्रक्रिया है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत नई चीज़ हो। किसी का अध्यक्ष हर पार्टियां बनाती है, बीजेपी बहुत दिनों सोच रही है, वो भी अपना डिक्लेयर करेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पार्टी आज के युग में बनाने से पहले ये ज़रूर सोचती है, सर्वे भी कराती है कि किस व्यक्ति के कोई जिम्मेदारी दी जाए
ताकि आने वाले समय के अंदर पार्टी एक अच्छे तरीके से काम कर सके। तो पार्टी का ये सोच है, मुझे आदेश हुआ है। हालांकि मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से हूँ और पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से हरियाणा की राजनीति में मेरा परिवार सक्रिय रहा। मेरे पिताजी स्वर्गीय राव बंसी सिंह जी 1972 में पहली बार विधायक बने और उसके बाद में उनके जब मिनिस्टर थे लास्ट में 1991 से 96 में कांग्रेस सरकार में, उसी समय उनका निधन हो गया था जनवरी में। तो जब बीच में चुनाव आ गए, आम हरियाणा के आम चुनाव आए और 1996 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया टेली विधानसभा से और मुझे हरियाणा के जो 90 में से केवल 9 एमएलए चुन करके आए थे, उनमें से मुझे भी एक विधायक बनने का सौभाग्य हुआ। तो लगभग पिछले कहा जाए 30 वर्षों के समय के दौरान में मुझे हरियाणा की राजनीति में हर स्टेप पे काम करने का मौका मिला, जहां मैंने अपना जीवन जिला कांग्रेस के एक महासचिव से लेकर के प्रदेश कांग्रेस पे महासचिव तक रहा और भी सामाजिक कोऑपरेटिव बैंक के जिले के चेयरमैन बनने का भी मौका मिला। विधायक के बाद में एक बार 2009 से 14 के बीच में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी काम करने का कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया। तो इसलिए मेरा एक अपना लोगों के बीच में एक अपना अनुभव रहा, काम करने का तरीका रहा। तो शायद वो सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी ने ऐसा सोचा होगा कि जिम्मेदारी मुझे दी जाए। जहाँ तक 1 महीने का प्रश्न है, सबसे पहले तो पार्टी के अंदर बहुत दिनों से संगठन नहीं था, कई वर्षों से। तो हर आदमी महसूस करता था, इवन हमारे प्रेस के साथी भी फील कर कहते थे संगठन कब बनेगा। तो मैं तो आभारी हूँ हमारी पार्टी का हाईकमान का कि संगठन सर्जन अभियान के तहत उन्होंने पूरे देश में प्रक्रिया शुरू की। सबसे पहले गुजरात में, मध्य प्रदेश, हरियाणा में की और हरियाणा में एक लंबे समय के बाद में जिला अध्यक्षों का चयन हुआ। 11 साल का लंबा इंतजार, 11 साल का समय के बाद में जिला अध्यक्ष बनाए गए। हालांकि नियुक्ति मेरे से पहले उनकी हुई है और इस दौरान में सबसे अच्छी बात ये रही कि जो जिला अध्यक्षों का चयन किया वो कोई सिफारिश के आधार पे नहीं किया गया कि भाई हम लोगों ने, किसी विधायक ने, मंत्री ने या हमारे बड़े नेताओं ने किसी ने सिफारिश की हो, उस व्यक्ति को बनाया हो। पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाए, दूसरे प्रदेश के लोगों को बनाए और बनाने के बाद में वो जिले में आए। 1 वीक तक वो जिले में रहे, तमाम कांग्रेस के साथियों से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से मिले। फिर एक पैनल तैयार किया गया 6 लोगों का और उसके बाद में सब हिसाब देख करके, सोच करके, जातीय समीकरण हर चीज़ का देख करके ये आपका सिलेक्शन किया गया जिला अध्यक्षों का, जो एक मेरे हिसाब से एक अच्छा सिलेक्शन है। साधारण कार्यकर्ता जो कभी सोच नहीं सकता था कि मैं जिला अध्यक्ष बन सकता हूँ, उनको जिम्मेदारी दी गई। तो कोई उसमें गुटबाजी किसी तरह की नहीं, किसी प्रकार कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन गुटों का ख्याल तो रखा गया कि हुड्डा साहब नाराज ना हो जाएं, कुमारी शैलजा नाराज ना हो जाएं, कैप्टन अजय यादव नाराज ना हो जाएं, तो मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश तो जरूर रही होगी। नहीं, मेरे ख्याल से लगता है आप लोगों को बाहर को, मैं पार्टी के अंदर हूँ और तो हमने महसूस किया कि बहुत सी जगह कोई लोग चाहते थे कोई और व्यक्ति बने, वो नहीं बने। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि आप जब व्यक्तिगत रूप से कभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो एक साधारण बहुत लोगों को ऐसा मिला जो किसी के प्रपोज उम्मीदवार नहीं थे। तो जनता की अपने हिसाब से लोगों ने जो फील किया, मेरा खुद पीसीसी अध्यक्ष बनने से पहले संगठन सर्जन में मुझे उत्तराखंड में ड्यूटी लगी और मैं खुद वहाँ होकर के आया, रुड़की मेरी ड्यूटी लगी। तो हमने यही काम किया, सबको बुलाया, सबसे मिले, जो बहुत पुराने कांग्रेसी थे 70, 80, 90 साल तक के, उनके मैं घर भी गया सिर्फ अपनी पार्टी के लिए पूछने के लिए कि आपकी निजी क्या राय है, कैसा चल रहा है पार्टी और बढ़िया कैसे काम कर सकती है। तो मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें शामिल थी इसमें, तो एक अच्छा चयन हुआ और उसके बाद में इन लोगों का काम हम लोगों ने शुरू किया दोबारा से सब साथियों ने। और पार्टी के जो कार्यक्रम आए हुए हैं मेरे, अब बाद में मेरा भी चयन हुआ, पार्टी की तरफ से सिलेक्शन हुआ और इस मुझे जिम्मेदारी मिलने के बाद में हम लोगों ने उनका मीटिंग भी बुलाया। अभी 2 दिन पहले भी हमने एक समीक्षा बैठक भी बुलाई 1 महीने की, और जो पार्टी के कार्यक्रम थे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, वो सब कार्यक्रम भी उनसे चेक किए गए। आगे से हमारी ये मंशा है कि प्रदेश की तमाम कार्यकारिणी, जिले की कार्यकारिणी, ब्लॉक्स की कार्यकारिणी, बूथ लेवल तक हम जाकर के पार्टी के संगठन को एक मजबूत संगठन बनाएं और उसमें हर उस व्यक्ति को शामिल करें जो पार्टी में सेवा करना चाहता है, और सभी उसमें वर्गों का, छत्तीसवीं बिरादरी का तमाम चीज़ों का ध्यान रखने की कोशिश, ऐसा हमारी सोच है। तमाम फैक्टर्स का ध्यान रखने की तो पार्टी कोशिश करती ही है, लेकिन
सबसे बड़ा फैक्टर जो कांग्रेस पार्टी को जिस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है वो है गुटबाजी, आप मानते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी में मैं गुटबाजी को नहीं मानता। ये ठीक है, हर व्यक्ति है, उसके अपनी टीम होती है, साथी होते हैं। बाकी ये ज़रूर है, थोड़ा आंतरिक लोकतंत्र है हमारी पार्टी के अंदर। कुछ बात कहने की आपस में बोल देते हैं, कह देते हैं, लेकिन किसी बात पे मतभेद भी हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है मनभेद नहीं है, कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है मनभेद। नहीं, मनभेद राव बिल्कुल नरेंद्र नहीं जी, है। हमारे कार्यक्रम का नाम है टू द पॉइंट, कोई एकदम बात नहीं। टू द पॉइंट बात करते हैं हम। जो आप नहीं, गोल आप गोल कर सकते घुमा हैं। रहे हैं ना, ये लोग बता देंगे कि भाई ये तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो ऐसा लगता है, आप लोगों को लगता है, जो आउटसाइडर्स लोग हैं, मतलब बस उनको आप लगता सीधा है सीधा आउटसाइडर्स को कि जिम्मेदार भाई ठहरा दो। गुटबाजियां हैं। नहीं है गुटबाजी। और रही बातचीत है कि नेताओं का, तो किस पार्टी में नहीं, अलग अलग नेता तो हर पार्टी में है। हर भारतीय किसी जनता का है। पार्टी का आप कह रहे हैं सरकार है, आंतरिक लोकतंत्र। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर फिर भी मैं कहूँगा कि जितनी पार्टी है उनमें कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है। अनुशासित? और कांग्रेस जो है कि कार्यकर्ता, वोटर, कांग्रेस का नेता एक बहुत ही सुलझे हुए और समझदार लोग। आपकी मुस्कान भी बता रही है कि ये जो सुलझे हुए समझदारी की बात कर रहे हैं ना, वो उसको सॉर्ट करने के लिए आपके पसीने छूट चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में आखिर जो बवाल मचा हुआ है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बात करते हैं। आप कह रहे हैं आंतरिक लोकतंत्र है हमारी पार्टी में, तो आंतरिक लोकतंत्र के कोई भी नेता कहीं पे भी जाके किसी भी तरीके की बात किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता के बारे में बोल देता है, इससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है, मानते हैं या नहीं? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो इस सिद्धांत का व्यक्ति हूँ कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है। कोई भी बात हो पार्टी प्लेटफॉर्म पे आप रखें, किसी को भी रख सकते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन कोई भी पार्टी की या अंदर की बात प्रेस में या मीडिया में देना वो गलत है। तो उसको मैं अनुशासनहीनता मानता हूँ, वो नहीं करना चाहिए। ये और बेसिक सी चीज कांग्रेस के नेताओं को समझ में क्यों नहीं आती? सारे के सारे क्यों आ जाते हैं मीडिया के सामने और एक दूसरे को बोलने लगते हैं, कुछ ना कुछ आरोप लगाने लगते हैं, और फिर कहते हैं हमारी पार्टी में तो गुटबाजी है ही नहीं, हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हमारे तो बिल्कुल स्मूथ सारी चीजें चल रही हैं, ये मीडिया वाले ही ऐसे हैं, कुछ भी बातें बना लेते हैं। वैसे नहीं कहना चाहिए, मेरा निजी राय है। मैंने उन सब नेताओं को भी आग्रह भी किया है, निवेदन भी किया है, जो मुझसे उम्र में बड़े भी हैं, पद में बड़े रहे हैं, कि कोई भी बातें हो तो आप पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रखिए। प्रदेश लेवल की बात है, आप मुझसे कर सकते हैं। सीएलपी लीडर की बात है, हुड्डा साहब से कर सकते हैं। हमारे प्रभारी हैं श्री बिखेरी प्रसाद जी, उनसे कर सकते हैं। और उनसे ऊपर भी आप खड़गे साहब और राहुल जी तक भी आप मिल सकते हैं। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई जाती है, किसको महसूस करता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, तो वो आप अपनी बात रख सकता है, लेकिन प्रेस में नहीं देना चाहिए। इसीलिए आपको ध्यान होगा, मैंने सबसे पहले बनते ही अनुशासन पे जोर दिया है और अनुशासन समिति बनाई, कमेटी बनाई है। भी आएंगे, जी, जी। लेकिन प्रेस में ना जाए बातें, डायरेक्टली कांग्रेस की लीडरशिप तक ही पहुंचे, इसको लेकर भी आप कह रहे हैं कि भाई मेल करिए, कोई शिकायत है तो मेल कर दीजिए। ये रूल आप लोगों ने ये मैंने सबसे आग्रह किया है। यस, तो मेल अभी तक कोई आई या फिर नहीं? नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया है, लेकिन फिर भी कोई बात हो, जैसे अभी हमारी मीटिंग थी विधायक दल की या जिला अध्यक्षों की मीटिंग थी, तो कुछ साथियों को अगर कोई छोटी मोटी बात हो तो कह सकते हैं, कहा उन्होंने, उन बात का सोल्यूशन हो गया तो अच्छा है। उनके मन की कोई बात थी तो कह दिया। बाकी कोई बहुत सीरियस मैटर ऐसा नहीं था। सीरियस बिल्कुल कोई मैटर नहीं है। प्रोफेसर संपत सिंह, 4 पन्नों का इस्तीफा पढ़ा आपने? नहीं, मेरे पास कॉपी उनकी नहीं आई। मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम जरूर मुझे पता लगा, और मैंने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय नहीं हो पाया था। लेकिन ये उनका निजी निर्णय है। देखिए, जीवन में कोई केवल एक राजनीति की बात नहीं है, परिवार की बात भी होती है। कई बार कोई व्यक्ति अपने परिवार संतुष्ट नहीं है, वो अलग जाके अलग भी हो जाता है, न्यारे हो जाते हैं, देसी भाषा में कह देते हैं, भाई भाई का बंटवारा भी हो जाता है। तो इसलिए हो सकता है कोई व्यक्तिगत किसी की विचारधारा हो, कांग्रेस में आज तालमेल नहीं हो, छोड़ना चाहते हो, उनका निजी निर्णय हो सकता है संपत सिंह जी का। और पार्टियों में तो देखो, अभी इलेक्शन से पहले कांग्रेस कितना भारी ज्वाइनिंग कराया गया था, तो सबको लग रहा था ना सरकार आ रही है। तो आगे भी बहुत लोग इच्छा कर रहे हैं। बेचारे जो ज्वाइन कर गए कांग्रेस पार्टी, वो अपना माथा पीट रहे हैं कि भाई क्यों ही कर ली, वेट ही कर लेते कि सरकार आती, उसके बाद कुछ सोचते। और बहुत से अब भी साथी तैयार है आने के लिए। हमने कहा अभी थोड़ा वेट करें, जो साथी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मेल खाएगा। कौन से साथी? और कोई बड़े नेता ऐसे हैं निस्वार्थ रूप से आना चाहेगा तो स्वागत है कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं? बहुत लोग हैं, विधायक लेवल के भी हैं, नीचे लेवल के भी हैं, तो आएंगे तो, लेकिन निस्वार्थ रूप से। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ कि भाई मैं कोई झूठी किसी को वैसे ही
गलत बोल दिया जाए या कोई झूठा वादा कर दिया जाए, नहीं साहब। आप हमारी अगर पार्टी से विचारधारा से कोई मेल खाता है, उस विचारधारा में रहना चाहते हैं, अनुशासन रहना चाहते हैं, और जो कभी पहले कांग्रेस में रहा हो, सभी का स्वागत है पार्टी में, हमेशा स्वागत है। परिवार को अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर राजनीति में कैसे काम चलेगा। संपत सिंह गए और खासतौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर बहुत गंभीर आरोप उन्होंने अपने इस्तीफे में लगाए हैं। तो आपको लगता है कि जेन्युइनली बहुत ज़्यादा नुकसान भूपेंद्र सिंह हुड्डा या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से कांग्रेस पार्टी को हुआ है चुनावों में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत से रीजन्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी के हाथ में आप बागडोर देंगे तो नाराज़गी तो वाजिब है। परिवार का कोई मुखिया अगर होता है, मान लीजिए, तो सभी सदस्य हो सकता है उनकी हर राय से सहमत ना हो। तो ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति अपने तरीका है काम करने का। हुड्डा साहब हमारी पार्टी में एक वरिष्ठ नेता है, उनका लंबा अनुभव है राजनीति में काम करने का, बतौर सांसद, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर पार्टी अध्यक्ष। तो ऐसा नहीं है कि भाई केवल एक वही वजह हो जिसकी वजह से कोई और योजना हो, लेकिन कई चीज़ें होती हैं। हर राजनीतिक व्यक्ति आज के युग में चुनाव लड़ना चाहता है। कई बार पार्टी का सर्वे है, पार्टी का अपना निर्णय है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, आपको संगठन में रखेंगे। तो हो सकता है ऐसा कोई निर्णय है, हम नेताओं को चीज़ अच्छी ना लगे तो हम पार्टी से फिर नाराज़गी भी हो जाती है। कोई एक संपत सिंह जी की बात नहीं है, जनरल बात कर रहा हूँ। लेकिन कुमारी शैलजा ने कहा संपत सिंह जी ने मेरे चुनाव में मेरी बहुत मदद की, और शायद यही रीज़न रहा कि उनको इग्नोर किया गया दूसरी पार्टी की तरफ से, आपके हुड्डा साहब एंड पार्टी की तरफ से, और इसीलिए वो पार्टी से जा रहे हैं। और उनका पार्टी से जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था ऐसा। देखिए, अच्छा किया उन्होंने, पार्टी कैंडिडेट की मदद की। मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम था, सभी लोगों को करनी चाहिए। जो भी कांग्रेस पार्टी का नेता या कार्यकर्ता है, उसको कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार की मदद करनी ही चाहिए। कोई नहीं करता है तो वो कोई अनुशासन ही नहीं। लेकिन मदद करने के बाद और रही अगर ये इनाम मिले जो आपकी नेता खुद ही कह रहे हैं, कुमारी शैलजा, नहीं, संपत सिंह जी को पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, वो अपनी इच्छा से छोड़ा है उन्होंने। बाकी बहुत ज़्यादा मैं इस विषय में डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं हूँ, इसका बहुत ज़्यादा जवाब मैं नहीं दे पाऊँगा आपको। लेकिन मैं जनरल जरूर कह सकता हूँ कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया, उनका स्वागत योग्य कदम था। अब किस रीजन से उन्होंने छोड़ा है, ज़्यादा तो वही बता सकते हैं मेरी बजाय, मैं इस बात का सही जवाब नहीं दे पाऊंगा। उन्होंने तो पूरा बता दिया। तो 4 पन्नों का जो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है अपना, उसमें सब कुछ लिख दिया था और पूरा ब्लेम हुड्डा साहब पर ही डाला है मेजरली। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस 4 पन्नों के पहले भी वो उस रैली में भी जा चुके थे, जो देवीलाल जी की एक सम्मान रैली किया गया था, आयोजन किया गया था। तो हो सकता है उन्होंने अपना मन बना लिया होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इस विषय पे मैं नहीं बता पाऊंगा, इस विषय मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई कभी। 2024 में सरकार आने से कैसे चुके हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि 2024 में खुद भारतीय जनता पार्टी ये मान रही थी, और नाम लेना अच्छा नहीं लगता, जो आज उनके मंत्री हैं, उन लोगों ने भी ये बातें कही थी कि यार राज तो कांग्रेस का बनेगा, हम तो विपक्ष के विधायक के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है। और जो मुझे अनुमान है कि शायद 20 की सीटों के आसपास शायद ऐसा कोई नीचे का सर्वे था या आईबी की या रिपोर्ट थी बीजेपी के पास भी। तो उसके बाद में बहुत सी शिकायतें आपके सामने आई, जिस तरह हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने सबके सामने रखा, कैसे वोटों का एडिशन किया गया, कैसे डिलीशन किया गया, कैसे आप जब वोट समाप्त होते हैं, पोलिंग डे के दिन आता है कि मान लो 62% हुआ है, जब काउंटिंग होती है तो पता लगता है साहब वो 70% पोल हो गया जी। बाद में मेरी खुद विधानसभा जहाँ मैंने चुनाव लड़ा, नारनूल विधानसभा में 155 बूथ्स हमारे वहाँ पे थे, उसमें से 85 लगभग बूथों के ऊपर 99% बैटरी का बैकअप मिला है। तो कैसे संभव है कि आप इस पूरे दिन सुबह से शाम तक वोट डाले जाएं, कहीं किसी गांव में 2000, 3000, 4000 वोट्स है, और 2 दिन बीच में रेस्ट भी मिला, उसके बाद भी 99% बैटरी का मिलना, हमने लिख के दिया। तो रिटर्निंग अफसर की तरफ जवाब आया, सब टेक्निकल पार्टी ने जवाब दिया है कि बैटरी कुछ नई किस्म की आई है, वो हो सकती है 99 हो। फिर मैंने कहा फिर 155 बैटरी सारी होनी चाहिए, केवल 85 क्यों है, 85 ही क्यों निकली? तो बोला इसका तो सब मैं कोई जवाब दे नहीं सकता। तो इस तरह से बहुत सी चीज़ें हुई। और जो हमारी पार्टी ने कहा भी कि भाई वोट चोरी करके ये लोग हरियाणा में, महाराष्ट्र में सत्ता छीनी है, इसी के तहत हम लोगों ने कार्यक्रम भी चलाया है, वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का। तो लगभग 5 लाख से अधिक जो है हरियाणा से भी हमने हस्ताक्षर करके भेजे हैं।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पूरे देश में लगभग 5 करोड़ लक्ष्य रखा गया है। तो ये पूरे देश को एक मैसेज देने वाली बात थी कि भाई वास्तव में तो सिर्फ लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, सिर्फ ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से ही चुनाव हारे हैं या कोई और भी फैक्टर एनालाइज ईवीएम करें नहीं है, आप और मैंने गिनाया कई तरीके थे जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी काम किया, ऐसा किया जिसकी वजह से आई हुई कांग्रेस सरकार चली गई। और हो सकता है हमारी भी कुछ गलतियां हो, मे भी पॉसिबल कि हम सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाए हो। टिकट बंटवारा जो सही टिकट से किया था के हमारे जो टिकट के लाइन में जो लोग थे, तो हो सकता है उन सब लोगों ने, हम लोग सही ढंग से उनको टैकल नहीं कर गए, उन सबकी सेवाएं नहीं मिल पाई पार्टी को जो मिलनी चाहिए थी। जैसे मेरे नारनौल में 40 लोग थे, तो अगर वो 40 के 40 व्यक्ति और मन से अच्छा काम करते तो हम बढ़ोतरी और हो सकती थी। लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं मलाल रह जाता है। तो ये तो मैं समझता हूँ है हमारा इस मामले में। गुटबाजी की भी कोई योगदान रहा होगा चुनाव में हार का? नहीं, मैं समझता हूँ गुटबाजी का ऐसी कोई बात नहीं है, कोई विशेष गुटबाजी में मैं नहीं मानता। सब नेता है, देखो हर आदमी राजनीति में विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, मंत्री बनना चाहता है, और जो इस लेवल के मुख्यमंत्री बनना आपकी इच्छा है, बुरी बात भी नहीं है। ये तो पार्टी को सोचना है, पार्टी हाईकमान का फैसला है और चुने विधायक को फैसला है कि कौन आने वाले समय मुख्यमंत्री बने, कि सरकार बने, पार्टी हाईकमान क्या आदेश करे, किस व्यक्ति को टिकट दिया जाए, ये फैसला पार्टी लेवल पे। लेकिन बाकी पार्टियों में ना ये चीज़ें थोड़ी सी सरल तरीके से हो जाती हैं, इतने बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। गठबंधन की सरकार चल रही थी, मनोहर लाल खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला, रातों रात डिसीजन हुआ, अगले दिन सरकार पूरी की पूरी बदल दी, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। विद साहब हालांकि नाराज हुए, लेकिन बाकी नेताओं ने मिलके कोई ज़्यादा कुछ किया नहीं और सरकार बन के चलती रही। आपकी पार्टी में ऐसा डिसिप्लिन नहीं देखने को मिलता है? नहीं, हमारी पार्टी में भी 10 साल तक हमारा कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं आई। 10 साल तक रहे, लेकिन आपके नेता ही कहते हैं वो 10 मान के खुश मत होइए आप। वो 2009 में क्या हुआ, आपको बैसाखियों की ज़रूरत पड़ गई ना, आपने अपने दम पे थोड़ी सरकार बनाई। नहीं, मैं मानता हूँ इसमें, लेकिन फिर भी तो 3 चुनाव कह रहे, 3 चुनाव मत देखिए कि आप हारे, आप 4 चुनाव देखिए कि आप हारे। लार्जेस्ट पार्टी तो रही, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो हमारी थी, इसी आधार पर सरकार बनी थी। और ये तो आप केंद्र के अंदर भी हम कहीं गठजोड़ की सरकार चल रही है मोदी जी की, तो चलता है। ये तो राजनीति के अंदर सहारा लेना पड़ता है। पहले भी यूपी में भी सरकार बनी, आज एनडीए की भी सरकार मिलकर चलती है दलों से। बाकी ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोगों का निश्चित रूप से मैं आज भी कहना चाहता हूं कि हरियाणा के लोग मौजूदा सिस्टम से खुश नहीं हैं, केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से नाराज है। बेरोजगारी ज़बरदस्त बढ़ी है हरियाणा के अंदर। जहाँ हरियाणा नंबर 1 पे हुआ करता कांग्रेस समय के अंदर, आज बेरोजगारी में नंबर 1 के ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके सामने है, आप खुद मीडिया से आप जानते हैं, रोजाना हत्या, डकैती, अपहरण, बलात्कार, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के अंदर भी सरेआम गोलियों से हत्या, रंगदारी मांगी जा रही है। कोई सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ख़राब है। तो और किसान आपके सामने अभी आपने देखा किस तरह मंडियों में परेशान रहा, एमएसपी का रेट नहीं मिल पाया, खाद बीज के लिए भटक रहा है, स्कूलों में आपके अध्यापक नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है। तो जो लोग खुश नहीं हैं मौजूदा सिस्टम से, नाराज हैं, परिवर्तन चाहते थे, निश्चित रूप से आपने ठीक कर, आगे भी चाहेंगे। हमारा काम है लेकिन लोग तो चाह लेंगे, आपके नेता चाहेंगे या नहीं? क्योंकि आप देखिए, जब से आप भी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप भले ही सबके पास गए हों, सबसे मिले हों, बहुत से नेता आपके पास भी आए हों, मुलाकात की हो, लेकिन बनते ही ऐसे ऐसे ट्वीट आ गए कि साफ तौर पे दिख गया, भाई देखिए फिर से गुटबाजी है। कैप्टन अजय यादव साहब को देख लीजिए। कैप्टन साहब बड़े मेरे आदरणीय भाई हैं, बहुत प्यार हमारा आपस में आज भी है। और रही बात ये कि वो खुद भी उस दावेदारी में शामिल थे, फौजी आदमी है, कहते थोड़ा सा आवेश में कई बार मैं आ जाता हूँ, बाकी ऐसी बात नहीं है, मन से उनमें कोई भेद नहीं है। उन्होंने आपको कहा कि थोड़ा सा मैं आवेश में आ जाता हूँ, कभी कह देते भाई कोई बात हो तो मुझे कई बार आ जाता है, महसूस हो गया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। खुशी है उनसे मिले थे, मैं मिला उनका सब कप्तान साहब से, आप प्रदेश अध्यक्ष बने, उन्होंने ट्वीट किया, नाराजगी जताई, उसके बाद आप मिले? मैं सबसे ही मिला, अगर नहीं ट्वीट कर तो भी मिलता। अच्छा, लेकिन नाराजगी पे उन्होंने क्या कहा, कैसा ट्वीट क्यों कर दिया भाई? मैं तो हुड्डा साहब से मिला, मैं तो शैलजा जी से मिला, मैं रणदीप जी से मिला, चौधरी वीरेंद्र सिंह से मिला। ऐसा नहीं कि उन लोगों ने भी ट्वीट किया हो, ट्वीट की बात नहीं थी, मुझे मिलना ही था, अच्छा है, अपने सभी साथियों से मिलना था। और
कोई दिक्कत की क्योंकि बात आपको नहीं पता है ना, ये भी पावर सेंटर्स हैं, अलग 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 एक कैसे करना है। सीनियर लीडर्स हैं तो मेरे से बड़े हैं, उम्र में भी पत्नी बड़े रहे हैं, तो और अगर कोई जूनियर भी हो तो भी मिलने में क्या बुराई। पार्टी ने कोई जिम्मेदारी दी है तो हम तो पार्टी के सेवक हैं एक तरह से, तो मुझे मेरा फर्ज बनता है मैं हर उस पार्टी के कार्यकर्ता तक पहुँचूँ, चाहे वो साधारण वोटर है, अगर उसको तकलीफ भी है, उसके घर में भी कोई गमी खुशी, तो मुझे जाना चाहिए बीइंग ए पार्टी। राइट, भाई मैं पार्टी ने जिम्मेदारी दी है और मेरा परिवार अगर 6 बार विधानसभा का सदस्य बना है तो इसीलिए तो बना है कि हाँ हम जनता के बीच में रहते हैं, और हो सकता है इन चीज़ों ने सोच के ही पार्टी ने मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी हो। और लेकिन आप ये मान कर चलिए कि कांग्रेस के प्रति लोगों के दिल में रिगार्ड है, लोग जानते हैं कि कांग्रेस के तिरंगे के नीचे देश को आज़ादी मिली और कांग्रेस की ही वजह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और बाद में आपके मनमोहन सिंह जी तक मैं कहूँगा कि जो उन्नति की, देश ने प्रगति की, जो देश आज अगर महाशक्ति है 2014 से पहले तो कांग्रेस की देन था। ये ठीक है भारतीय जनता पार्टी आई है, लेकिन हम ये कहें सब कुछ अभी हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत कुछ पहले हुआ और उसकी वजह से ही आज हम इस निर्माण, उनका योगदान है कांग्रेस का, उसमें हम उनको इनकार नहीं कर सकते। बाकी जनता है, परिवर्तन होता है, प्रकृति का नियम है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारी आपकी जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं इंडिपेंडेंट नहीं रह पाई। आज हम लोगों को, आम लोगों को चुनाव आयोग पे डाउट रहता है कि सिस्टम ठीक नहीं चल पा रहा, दूसरी चीज़ों में आज़ादी नहीं है, तो वो सब चीज़ें जो सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक शक के दायरे में। आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं तो कोई मैनिपुलेशन करती है, लेकिन वो लोग कहते हैं भाई हम तो लोगों के दिल में बैठे हैं, हम तो लोगों के दिल में राज कर रहे हैं, ये कांग्रेस वाले बस यूं ही रोते रहेंगे कि ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, ईवीएम हैक है, और हम बस यूं ही चुनाव जीतते रहेंगे। ऐसा नहीं, गलती कितना भी समझदार आदमी हो, कहीं ना कहीं गलती पकड़ी जाती है और ये बार बार हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप खुद याद कीजिए कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी आई थी, जो वायदे लेकर के आई थी, चाहे वो नौजवान के रोजगार के थे 2 करोड़ प्रति वर्ष, चाहे वो गरीब का कर्जा माफ़ का था, चाहे वो किसान की आमदनी को 2022 तक दुगनी करने का था, चाहे गरीब को छत देने की बात थी, चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो, स्मार्ट सिटी की बात हो, आदि आदि जितने भी बातें थी, आप खुद लगाएं कहाँ वो पूरी हो पाई, किसी बात पे भी नहीं टिक पाई, आगे और घुमा दिया गया। खुद उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा तो जुमलेबाजी थी केवल एक। तो ये ठीक है, आप जनता को किसी हद तक मोड़ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक नहीं चल सकती चीज़ें। हरियाणा में तो ये संभव था ही नहीं अब की बार, लेकिन ये ठीक है, कामयाब हो गए किसी न किसी तरीके से आपके सामने। लेकिन आने वाले समय के अंदर आप मान कर चलना, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। बिहार में आपने देखा अभी हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जो महागठबंधन के साथ में, तेजस्वी जी और पूरी टीम के साथ में जब गए तो हज़ारों हज़ारों लोग सड़कों के ऊपर थे और वो इस बात का एहसास हो चुका था कि भी पिछली बार भी बिहार के अंदर बनती हुई सरकार को रोका गया था। तो इसलिए अब लोग जागरूक है, सड़कों के ऊपर है, और जब जनता सड़कों पे आ जाती है तो आप समझ सकते हो दूसरे देशों में देखा आपने क्या हुआ है कि बिहार में सरकार हाँ बना लेगा आपका बिल्कुल मेरा पूर्ण विश्वास है कि वहाँ गठबंधन की तेजस्वी जी के नेतृत्व में और जो मेहनत राहुल जी ने और हमारी कांग्रेस पार्टी ने सबने की है उसके ऊपर निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, एक अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन संगठन बेहतर तरीके से काम करेगा तभी आगे जाके सरकार बनाने में आप लोगों को फायदा मिलेगा। ये तो बिल्कुल ही कॉमन सी बात है जिसको मानेंगे आप भी। संगठन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आप दोहराया कि हमारा फोकस पूरी तरह संगठन पे है, प्रदेश से लेके बूथ लेवल तक नीचे तक जाके संगठन को मजबूत बनाना ही हमारा सबसे सर्वप्रथम कार्य है। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका कि संगठन को और मजबूत कैसे करें? क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो कंट्रोल आप चाह रहे हैं वो है डिसिप्लिन पार्टी में रहे और अनुशासन के दायरे में रहकर नेता आपस में बात करें या फिर पार्टी के भीतर जो भी चीज़ें हैं वो करें। यानी कि इतना तो साफ है कि सबसे बड़ी खामी क्या है वो आप जानते हैं, वो है इनडिसिप्लिन। मानेंगे कि नहीं? नहीं, अनुशासन होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद अनुशासित होना तो चाहिए, लेकिन पार्टी में सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी ज़रूरत अनुशासन की है या नहीं? पार्टी में ज़रूरत है, बाकी तो आप खुद हिसाब लगाएंगे। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, नाम नहीं अच्छा लगेगा बताना, कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की उनके ही लोगों ने उनसे तो हम पूछते रहते हैं सर। तो, आज आपके साथ बैठे तो आपकी पार्टी की बात तो होगी। इसलिए लेकिन कांग्रेस, मेरा एक जनरल मानना है कि ओम लोगों की बजाय फिर भी कांग्रेस को एक
अनुशासित और सभ्य अच्छे लोगों की पार्टी मानता हूँ, सही लोग हैं। हो सकता है किसी न किसी बात पे कोई भाई गुमराह हो जाए, किसी बात आवेश ज़्यादा इधर उधर कह दे, बाकी नहीं कहना चाहिए। और मेरा पहला लक्ष्य यही है कि पार्टी में अनुशासन को प्राथमिकता दूं, अनुशासन बनाए रखा जाए, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। उसका असर भी पड़ा है, आने वाले समय में दिखाई भी देगा आप लोगों को। और दूसरा मेरा काम संगठन का है, जैसे मैंने बताया कि अब प्रदेश का हमारा हो चुका है पूरा सिस्टम, CLP बन चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो गया है, जिला अध्यक्ष हमारे बन चुके हैं। बहुत जल्दी हम आपके प्रदेश की हम कार्यकारिणी सारी बनाएंगे, इसमें वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, सेक्रेटरी बनेंगे, इसी तरह जिले की कार्यकारिणी बनेंगी, ब्लॉक अध्यक्ष बनाए जाएंगे, फिर ब्लॉक की कार्यकारिणी बनेंगी, और फिर ब्लॉक स्तर तक हम नीचे लेवल तक हम जाएंगे, बूथ लेवल तक जाकर के हम इसका निर्माण कराएंगे। सद्भाव यात्रा में भी जाएंगे क्या आप? सद्भाव यात्रा के बारे में प्रेस में बहुत अच्छे तरीके से हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी बताया है, और मैंने खुद भी इस बारे में बात की है। सद्भाव यात्रा कांग्रेस पार्टी को झंडे के नीचे आदरणीय राहुल जी की फ़ोटो के साथ यात्रा चल रही है, लेकिन फ़र्क होता है, ये यात्रा आधिकारिक यात्रा नहीं है कि भाई कांग्रेस के ही अध्यक्षगण या कांग्रेस के ही उसके बैनर ने चले। ये हमारे साथी भाई चौधरी ब्रजेंद्र जी जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम चलाया है कि साहब मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी जिलों में जाना चाहता हूँ, लोगों से मिलना चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी या हमारे हाईकमान से उन्होंने पूछा है, सब बताया गया है। पार्टी से परमिशन लेके ब्रजेंद्र सिंह ने ये यात्रा प्लान की है और ये कर रहे हैं सभी। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, ये ब्रजेंद्र सिंह जी बता सकते हैं, लेकिन जैसा उन्होंने कहा है, जो मैंने पढ़ा है कि जब मैंने हाईकमान से कि नॉलेज में संज्ञान में डाला था, बाकी हमारी तरफ से हमारे प्रभारी आदरणीय श्री हरि प्रसाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आधिकारिक यात्रा नहीं है, बाकी जो कांग्रेस साथी जाना चाहिए वो जा सकता है। मेरा निर्णय मैं करूँगा, मैं मेरे ज़िले में आएगी, मैं स्पेयर हूँगा, क्या कहूँगा, बाकी ऐसा कोई किसी के लिए मनाही नहीं है। जो भी अगर कोई भी साथी अपने क्षेत्र में या ज़िले में पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कार्य करता है, कांग्रेस की उपलब्धि को गिनाता है, तो मैं समझता हूँ ठीक है, सभी कर सकते हैं, इसमें कोई बात। तो ब्रजेंद्र सिंह की भी बहुत ज़्यादा यात्रा तो चली रही है, साथ में वीरेंद्र सिंह भी अपनी टीस लगातार मीडिया के सामने बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में इतना जो खींचतान है, उसको लेके वीरेंद्र सिंह जी से भी बात की क्या आपने? नहीं, मैं चौधरी वीरेंद्र जी से बताया, मैंने अध्यक्ष बनने के बाद में उनसे मिला था, उन्होंने कहा पूरा सहयोग करेंगे, और मेरा पूरा अनुभव रहा है, खुद पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, पूरी तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे, आपके साथ मिल के काम करेंगे, उनका पूरा सहयोग समर्थन हमें मिलेगा। लेकिन वो ही कह रहे हैं, अगर इसी तरीके का हाल रहा तो आप भूल जाइए, चौथी बार भी कांग्रेस की सरकार आ पाएगी, चौथी बार भी बीजेपी सरकार बना लेगी। देखिए, उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी पर तो वही जवाब दे पाए तो अच्छा रहेगा, मुझे अधिकार नहीं है मैं किसी की यात्रा बोल सकूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। पर आपको लगता है कि आपके नेता इस तरीके की बात बोल रहे हैं तो भाई कहीं तो दिक्कत होगी? चौथी बार भी कह रहे हैं बीजेपी सरकार बना लेगी। नहीं, मेरे दिमाग से ऐसा उन्होंने नहीं कहा, और नहीं कहना चाहिए, नहीं बना पाएंगे, किसी हालत पे भी नहीं बना पाएंगे। आप भी हम भी यहीं मौजूद है, 100% कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आप मान के चलिए कि हरियाणा की जनता बहुत जागरूक है, और जिस हरियाणा के अंदर भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया हो तो फिर वो गलत कैसे करेंगे? ठीक है, आप कुछ समय सा हुआ, 2-3 बार इन लोगों ने सफलता ले ली, लेकिन आगे नहीं मिल पाएगी। अब देहात के अंदर छत्तीसवीं बिरादरी के भाई, गरीब तबके के लोग, पिछड़े लोग ये महसूस करते हैं कि हमें वो न्याय नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए था, जिनकी अपेक्षा करते थे या जो अपने भाषणों में भारतीय जनता पार्टी नेताओं सुनते थे, तो वो कहीं ना कहीं उनके दिल के अंदर है। इसीलिए आपने खुद स्वयं माना कि हाँ, लोग परिवर्तन चाहते थे, परिवर्तन होने का पूरा संभावना थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी कहते थे हाँ, सरकार तो आप लोगों को पता है ना, सारे मंत्रिमंडल कैसे बंटना है, किसको कौन सा विभाग मिलना है, वो सारी चर्चाएं चल रही थी आप लोगों के पास। मैं तो खैर अपने चुनाव में ही व्यस्त था, मैं तो उस चर्चा में शामिल नहीं था। अच्छा, आप कंफर्म करने नहीं गए कि दोबारा से स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे या नहीं? नहीं, ऐसा मेरे दिमाग से कोई भी नहीं गया होगा, नहीं जाता कोई भी। देखो, राजनीति में पार्टी ने आपको टिकट दिया है तो आपका पहला लक्ष्य विधायक बन के आना, फिर प्रदेश के लोगों का फैसला है कि वो आपको आपकी पार्टी की बहुमत दे, मेजोरिटी लाए, देन सरकार गठन होता है।
तो इसलिए, लेकिन ऐसा लगता है आम लोगों को शायद भाई मंत्रिमंडल बट रहा है या कुछ और है। अच्छा, ये भी आम लोगों का ही मैनिपुलेशन है, इसमें भी मतलब ऐसा कांग्रेस सोच पार्टी का लेते कोई हैं, वो बाकी नहीं। ऐसा कुछ नहीं था नहीं था। ना, ऐसा कुछ नहीं था। आप कैसे हो सकता, जनता के जब तक मैंडेट सामने नहीं आ जाए तो आप कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई हम मंत्रिमंडल बांटेंगे, सरकार बनाएंगे। पब्लिक तो जनता है। अच्छा, 2019 में आप लोग चुनाव हारे तो लोगों ने कहा जो कोटा सिस्टम था ना कि भाई आधी सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, आधी कुमारी शैलजा की और कुछ बचा के रख ली, बाकी नेताओं को भी कुछ कुछ दे देंगे। 2024 में भी आपने कोटा सिस्टम ही रखा और हालांकि ज़्यादा तवज्जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी गई, लेकिन बेसिकली ये भी हुआ कि जेन्युइन जो कैंडिडेट थे जीतने वाले, उनकी टिकट को काट दिया गया, मोनोपोली चली भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। और कुमारी शैलजा का जिस तरीके से तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए, टिकटों का सिस्टम पार्टी हाईकमान के नेता बीच में होते हैं, एक सिस्टम बनता है, उसी मुताबिक नीचे से नाम जाते हैं, उसी मुताबिक फिर ऊपर फैसला होता है कौन विनिंग व्यक्ति है, किसका क्या सर्वे में रिपोर्ट्स आए हैं, उसी आधार पे अक्सर होता है। बाकी कई बार हो सकता है कुछ साथी नेता नाराज़गी हो जाए, और कोई भी अगर व्यक्ति पार्टी से या परिवार से नाराज़ होता है तो नुकसान तो स्वाभाविक है, होना ही होना होता है। बाकी जो भी कुछ हुआ इसमें बहुत बड़ा रोल भारतीय जनता पार्टी का वोट चोरी का रोल है। वोट चोरी का रोल। अच्छा, कुछ भी होता है ना, तो कभी हम घर पे भी कोई अच्छा काम करते हैं तो मम्मी पापा बहुत शाबाशी देते हैं कि भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर हमें कोई काम देते हैं कि भाई ये करना है और उसमें हम कुछ गड़बड़ी कर देते हैं, फिर डांट भी पड़ती है कि इतना सा काम दिया था, ये तुमसे हो नहीं पाया। आप लोगों की पार्टी में पूरा दारोमदार हुड्डा साहब के कंधों पर था और सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भांजी, जब ये तीनों मिलके काम कर रहे थे, सब कुछ इनके मन मुताबिक हो रहा था, सरकार नहीं बनी, तो क्या कसूर भी इन तीनों का ही होना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, मैं इस बात का क्या जवाब दूं, मैं समझता हूँ मैं सक्षम नहीं हूँ ये बात। तो ऐसा नहीं है, सरकार देखिए मैंने बताया, मतलब कहते हैं ना, जिसके सर पे जीत का सेहरा सजेगा, अगर हार हो गई तो फिर उसी से तो पूछा जाएगा भाई क्यों। नहीं, ऐसा नहीं है, पूछा भी होगा पार्टी हाईकमान ने, शायद मेरे लेवल की बात नहीं है, तो कोई ना कोई लोगों ने जवाब भी दिया होगा जो पार्टी लेकिन के इंचार्ज इसीलिए थे। 1 साल भी लग गया कि सीएलपी बनाने में भी 1 साल लगा दिया पार्टी ने। तो लोग कह रहे हुड्डा साहब को ही बनाना था तो पहले बना लेते, कम से कम पार्टी की फजीहत तो ना होती कि 1 साल से लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है हरियाणा में। लेकिन फिर भी जो कार्य थे विधानसभा के, वो वरिष्ठता के आधार पर हुड्डा साहब भी कर रहे थे। और कई बार पार्टी में कई चीज़ें व्यस्तताएं होती है, फैसला लेने में विलम्ब भी हो सकता है, हर पार्टी में होता है। जैसे मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज चल रही है, हरियाणा के अध्यक्ष से चल रही है, वो भी नहीं कर पा रहे सत्ता में होते हुए अपना। तो ऐसा नहीं है, अरे हर चीज़ का वक्त होता है, समय आपसे पे पहले ना मोहनलाल बड़ौली साहब का इंटरव्यू किया था मैंने, और उनसे तमाम ये सवाल पूछे थे कि भाई क्या हो गया, आपको बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्या खामी, क्या चीज़ है, वो तमाम सवाल जो पूछने योग्य थे वो उनसे पूछे। कड़े सवाल भी पूछे जो अक्सर आप लोग कहते रहते हैं डमी सीएम है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, आपके भी सवाल सारे के सारे पूछे, आप चिंता मत कीजिए। फिलहाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप बैठे और प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं भाई राव नरेंद्र सिंह का प्लान क्या है, क्या कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि आई हुई सरकार आई क्यों नहीं, दरवाजे पर खड़ी खड़ी वापस भेज दी, और सारे के सारे आप लोगों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। हरियाणा में एक ये भी डायलॉग बहुत ही हिट है और ये कहावत लोग कहते हैं कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस, कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपको लगता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी लोकप्रियता होती है, किसी की थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, किसी कम हो सकती है, हर व्यक्ति का प्रभाव है। बाकी ये नहीं कह सकते कांग्रेस तो कांग्रेस है, सब कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हम सब उसके पार्टी के अंदर है, तो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस इज कांग्रेस, कांग्रेस तो कांग्रेस ही है, हम कैसे कह सकते हैं किसी सारे तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इज भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नहीं, ऐसा नहीं, अगर आज मैं कह दूं कांग्रेस नरेंद्र सिंह तो गलत है ना, ये तो ऐसा नहीं होता किसी कहने से, नहीं होता, और कोई भी नहीं कहता ऐसा नहीं। हमारे कभी हुड्डा साहब ने भी कभी ये नहीं कहा होगा कि भाई मैं ही कांग्रेस हूँ, ऐसा नहीं, कांग्रेस तो कांग्रेस है, हम सब उसके पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो ड्यूटी लगा दी जाए वो जिम्मेदारी निभाते हैं अपनी अपनी। तो लेकिन ये कहना कि भाई एक व्यक्ति ही केवल कांग्रेस से, मैं उसको नहीं मानता, नहीं कहना भी नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ है भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस तो कांग्रेस ही है अपने आप में, राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा जो सब चीज़ें देख रहा है, काम ड्यूटियाँ सौंप रहा है, और हम सब ईमानदारी से अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और हमारे अलग वरिष्ठ जो नेता है आपके सामने अभी जिक्र आया बहन शैलजा जी का, आप देखिए पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके पास जिम्मेदारी है, उत्तराखंड की प्रभारी है,
रणदीप सुरजेवाला जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, कर्नाटक से बड़ी प्रदेश जिम्मेदारी है। रणदीप सुरजेवाला जी भी पूछ रहे हैं ना, सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि वोट परसेंटेज बढ़ गया, वोट शेयर बढ़ गया, ये बताइए कि सरकार क्यों नहीं आई। ठीक है, पार्टी की मीटिंग के अंदर अगर कोई साथी कहते हैं तो हर आदमी को अधिकार है बात करने का, कहने का, लेकिन प्रेस में तो ऐसा नहीं है। वो तो अंदर की बात थी हमारी पार्टी की कि उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा कि भाई पार्टी वीडियो के तो अंदर पूरी खुलेआम सबने देखी। नहीं, आपके कार्यक्रम में ही गुटबाजी को लेकर आप ही के नेता, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वीरेंद्र किसी सिंह की हो, आलोचना नहीं थी, वो केवल एक व्यक्तिगत विचार थे जो साथी कह रहे थे कि भाई आना चाहिए था, थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, ऐसा एक विचार हो सकता है। ध्यान बाकी सभी पार्टी फिर के कह रहे लिए ध्यान काम कर नहीं रहे दिया, ध्यान किसने नहीं दिया है? पार्टी- आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की के नहीं लिए गलती, बीजेपी पार्टी की के लिए गलती। सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई राष्ट्रीय लेवल पे कर रहा है, कोई प्रदेश लेवल पे कर रहा है, कोई विधायक लेवल पे कर रहे हैं। सभी साथियों का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है, पार्टी को मजबूत करना, पार्टी में संगठन को अच्छे ढंग से बनाना, पार्टी में अनुशासन रखना, और जो भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से एक प्रोग्राम आए या ऑल इंडिया कांग्रेस का, उसको हम बढ़ चढ़ करके भाग लें, अच्छे ढंग से काम करें, ये हमारी पार्टी। आपकी नियुक्ति को लेकर भी कई लोगों ने सवाल उठाए कि भाई आप बाहरी क्यों लेकर आ गए, जब 2009 में हजका से चुनाव जीते, फिर कांग्रेस में शामिल हुए। कोई कांग्रेस का डेडिकेटेड कार्यकर्ता भी तो बना सकते थे जो बहुत ही सालों सालों तक कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा रहा हो। आप ये बताइए, जो व्यक्ति ये कहा जाए भाई बर्थ लगा लीजिए या बहुत बचपन से कांग्रेस में जिला महासचिव से काम किया हो, तो वो बाहरी तो कैसी हो गया। दूसरा हजका जो बनी, आपने जिक्र किया, वो हजका भी कांग्रेस से ही बनी थी। सारे जो नाराज थे, टूटे हुए तो दिल वाले कांग्रेस लोग जिनको जगह नहीं दी थी तो कांग्रेस इसलिए हमारी पार्टी पार्टी ने नहीं माना कि हजका कोई दूसरी पार्टी थी। हजका तो कांग्रेस का ही, हरनत जनहित कांग्रेस से बनी थी। भजन लाल जी कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर रहे थे। तब भी वो भी तो गुटबाजी की वजह से ही बनी थी ना। तो लेकिन फिर भी वो सभी पार्टी हजका वापस गुटबाजी की वजह से बनी थी कि मर्जी नहीं, भी हुआ, तो मैं तो अपने आप को अच्छा कांग्रेस से बताइए तो मानता सही, पहले था। टू द पॉइंट, हजका गुटबाजी की वजह से बनी थी या नहीं? नहीं, हजका तो खैर बनाने वाले तो उस समय भजन लाल जी थे, कुलदीप जी थे, ज़्यादा तो वो बता सकते हैं इस विषय में, ठीक है। पर सारे जितने भी लोग थे जो परेशान थे या फिर जिनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही थी, असंतोष था जिनके मन में, वही तो गए ना। उन्होंने तो हजका बनाई और फिर उसके बाद जो नेता, हमने वापस हजका को कांग्रेस ने विलय कर दिया था आपके सामने पूरी तरह से। और पार्टी हाईकमान ने माना है, पार्टी का मान ने मुझे जिम्मेदारी दी, ये मानते हुए कि पुरानी कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में ही काम करेंगे, और जिम्मेदारी पार्टी का काम है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो पार्टी का निर्णय है, हम उनके आभारी हैं, स्वागत योग्य हैं, सेवा इतने करेंगे। बड़े बड़े नेता चले गए कांग्रेस पार्टी से। आप देखिए बीजेपी में जितने भी बड़े नेताओं की बात करें, मेजरली उसमें कांग्रेस के नेता हैं। तो आप कभी ये सोचते हैं कि भाई इतने सारे नेताओं का जाना पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है? चाहे बात उसमें कुलदीप बिश्नोई की हो, चाहे बात किरण चौधरी की हो, बात श्रुति चौधरी की हो, बात राव इंद्रजीत की हो, बात धर्मवीर सिंह की हो। निश्चित रूप से परिवार का कोई भी सदस्य जाता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, परिवार को नुकसान होता है, पार्टी को नुकसान है। लेकिन क्यों गए ये तो जानने वाले ज़्यादा बता सकते हैं। आप क्या उनकी मजबूरी रही होगी, किस कारण से उन्होंने ऐसा किया। बाकी कांग्रेस ने तो अपनी तरफ से बहुत सम्मान दिया, जिनका आप नाम ले रहे हो उन सब लोगों को पार्टी ने टिकट भी दिया, विधायक भी बनाया, सांसद भी बनाया, सेंटर में मिनिस्टर भी बनाए, ऐसी बात नहीं है। तो ये हम लोगों को भी, राजनेताओं को भी ज़रूर धैर्य रखना चाहिए कि हम लोगों को भी ऐसे आवेश में तुरंत निर्णय लेना नहीं चाहिए कि अगर मुझे मिल गया तो ठीक है, वरना मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ, दूसरी पार्टी में चला जाऊँगा। तो वी शुड बी वेट, हमें वेट करना चाहिए। पार्टी का समय आता रहता है, कभी किसी को जिम्मेदारी दी, हो सकता है आगे दूसरे को मिल जाए, अगली बार फिर तीसरे को मिल जाए। तो पार्टियाँ सोचती रहती है, देखती रहती है, अपने तरीके से काम करती है। बाकी मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में काम करेगी। और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी किया, वो तो स्वयं वापस पार्टी में आ चुके हैं आपके सामने और विधिवत रूप से पार्टी को काम कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आप लोगों ने उनका भी सही से सत्कार नहीं किया। नहीं, पूरा सत्कार किया। बेचारे कहेंगे हमारे वरिष्ठ नेता है, टिकट का इंतजार करते रहे, सिटिंग एमपी, टिकट नहीं मिली। नहीं, उनको विधानसभा, हो सकता पार्टी का मन उनको विधानसभा लड़ाने का था और वो कुछ थोड़ा से 30-32 वोटों से ही सीट हमारी रह गई, वरना तो निश्चित रूप से एक मजबूत उम्मीदवार है। चल रहा है अभी कोर्ट में, लगता है कि कुछ डिसीजन हो पाएगा? बिल्कुल, मुझे फिर सालों साल कोर्ट केसेस तो चलते रहते हैं। हमें भरोसा है, न्यायपालिका पूर्ण भरोसा है, निश्चित रूप से वो हमारे फेवर में होगा आपके फेवर में। तो अब आपको बनाया, ये तो चलो सवाल उठे कि भाई बाहरी, आपने उसके जवाब दे दिए।
सबसे ज़्यादा जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगते थे भ्रष्टाचार के, आपका जैसे ही नाम आया उधर INLD बैठ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और CLU CD कांड चिल्लाने लगे फिर से। अब कुछ दिन पहले चार्जशीट भी दाखिल हो गई, एकमात्र आरोपी उसमें आप हैं। उसको लेके, उस CLU CD कांड को लेके क्या कुछ चीज़ें आप कहना चाहते हैं? क्या बेसिकली वो था? देखिए, आप क्या अपेक्षा करते थे कि मुझे कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाया तो INLD इस बात की तारीफ करेगी कि बड़ा अच्छा निर्णय लिया पार्टी ने। और जहाँ तक आप CLU CD कांड की बात है, शायद उसके आप गहराई में गए। वैसे तो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा उस पर नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही छोटी मानसिकता कहे या आप अननेसेसरी किसी पे झूठा एक आरोप लगाया जाए, किसी को कैरियर को बदनाम करने की कोशिश की जाए, वो बहुत ही गलत बात है। आप मतलब किसी प्रकार का जो जिक्र कर रहे हैं कागज़ का, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, CLU नाम की चीज़ कोई अप्लाई नहीं की गई। एक चीज़, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी प्रकार की भी कि मैंने कोई रिकमेंड किया हो, बतौर भेजा हो, और ओरिजिनल CD नहीं है उसकी असली तो ओरिजिनल CD भी नहीं है उसकी, और जो थी उन्होंने किसी ने से बना के उसमें कंप्यूटर में डाला, फिर उसकी बाद में सिस्टम से बाहर निकाला गया। हमने शुरू में कहा था इसमें एडिटिंग भी की गई है, और मतलब एक तरह का कहा जाए कोई मतलब उसमें 1% भी सच्चाई का ही नहीं है, जरा सा भी कोई उसमें साबित हो तो मैं तो खुद राजनीतिक आदमी, और उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी ने 3 बार आपको टिकट दिया है, आप देखिए आप। और अगर मैं या मेरा परिवार इस प्रकार कोई कार्य करते तो क्या हम जनता में 6-6 बार विधायक बनते? आप सोचिए। और अगर कोई आदमी जिसको कोई व्यापारिक डील करनी हो तो जनता के बीच करेगा। पंचायत भवन नारनौल में जहाँ आम जनता मिल रही है, उसमें दिखाई भी दे रहे हैं, स्टाफ घूम रहे हैं, ड्राइवर गनमैन घूम रहे हैं, कह रहे हैं 30 करोड़ 50 करोड़, ऐसा नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ, वो सब एक एडिटिंग किया गया है। जिस व्यक्ति ने लेके आया उससे कहा गया कि सब ये CLU है। मेरा पहला ही रिप्लाई यही था कि सर मेरा ये डिपार्टमेंट ही नहीं, नंबर 1 बात कि आपका ही नहीं है। फिर उन्होंने बात घुमा फिरा करके, जी आप जानते हो किसी से बिकवा दो जी, हम तो सौदा कर देंगे जी, ज़मीन बेच देंगे जी, इस टाइप की बातें की। हम राजनीतिक लोग कोई भी जो होते हैं, हम लोग क्या एक स्वभाव होता है, कोई आ गया उसकी बात सुनना, वरना क्या लेना देना। आप सोचिए, एक अननेसेसरी एक, लेकिन आप एक मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति उठ के आ जाए, सर ये काम है, तो हम लोग अच्छा कोशिश करेंगे, देखेंगे क्या मदद हो सकती है। बाकी किसी की इंटेंशन बैड नहीं थी कि कोई हमारा कोई किसी ने कोई लेन देन किया हो, कोई रिकमेंडेशन की हो, कोई सिफारिश की हो, बात करने आया, लेकिन आपने इस तरीके और वो किसने भेजा? आप सोचो, INLD ने भेजा, तो INLD फैसला करेगी कांग्रेस के साथियों का। और मैं एक सभ्य आदमी हूँ, एजुकेटेड आदमी हूँ, शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैं किसी पे ज़्यादा आरोप अच्छा लगता नहीं, छोटा शब्द बोलने। वरना INLD आप जानते हैं वो हम पे आरोप लगाएगी, आश्चर्य की बात है। देश की जनता जानती है, हरियाणा नहीं पूरा देश जानता है, लेकिन मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि ये राजनीति में शोभा देता नहीं। कोई कुछ बोले, हम कुछ बोले, उसका जवाब दे, इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो भी है गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। ये गलत आरोप है, 100% गलत है। न्यायपालिका पूरा भरोसा है, आपके सामने सच्चाई सामने आएगी, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। और ईमानदारी की बात है, हमारा कोई आय नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता हो तो फिर राजनीति में साफ नहीं रह सकता। और अगर ऐसा होता तो क्या पार्टी आपको प्रदेश अध्यक्ष बना दे? मेरे से पहले तो पार्टी ने एक चीज देखा है, बुलाया है, चेक किया। यस 100% पार्टी ने सब कुछ ज्ञान था, एक चीज का पता किया गया है, वो CD मंगा के चेक किया गया है, देखा गया है, उसका अनुवाद भी पढ़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी को अंधेरे में रखा हो। दूसरा, मैंने तो कोई मांगा ही नहीं, तो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है कि भी हमने कोई रिक्वेस्ट किया हो, सब मैं मुझे दीजिए, मैं बड़ा क्लीन चिट व्यक्ति हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्लियर था, जो भी था सामने था। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरे परिवार ने 50 साल से अधिक राजनीति की है, ईमानदारी से की है, और मैं कहता हूँ हजारों लोगों की सिफारिशें की है। योग्य बच्चे सर्विस पे भी लगे हैं हमारे हाथ सिफारिश से, जो इस काबिल थे और बहुत काम किए। किसी ने काम के बदले अगर कह दे नरेंद्र सिंह या उसके परिवार ने चाय भी पियो तो जीवन में हम संन्यास ले लेंगे, राजनीति नहीं करेंगे। ईमानदारी से काम किया, मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं। तो लेकिन राजनीति में जीतना हारना एक प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। बड़े से बड़ा लीडर भी चुनाव हारे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं तो है। मतलब बीजेपी ने जानबूझकर ये तमाम चीजें की हैं या INLD? आप इसके लिए ज्यादा कसूरवार किसको मानते हैं? देखिए, शुरुआत INLD की, फिर उसके बाद में बीजेपी ने चार्जशीट वगैरह जो पेश की। जब हाई कोर्ट से एक चीज़ का स्टे लगा हुआ था तो मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए था। लेकिन
उनकी कोई मजबूरी नहीं होगी शायद, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। क्या बात, कोर्ट पर जो वो चलाए वो तो कोर्ट फैसला करेगा। इस बात का उचित किया है या अनुचित किया, ये फैसला वो करेगा। लेकिन हमें अपनी न्यायपालिका पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है, पूरा सम्मान है उनके आप प्रति। मानते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है, हाँ, पराजित नहीं हो सकता। ये आप बिल्कुल 100% सच्चाई है और आपके सामने आएगी, सब चीज़ें सामने आएंगी। तो मैंने भी मोहनलाल बड़ौली साहब बैठे थे, जैसे जिक्र किया कुछ टाइम पहले, उन्हीं से इंटरव्यू किया मैंने, तो उनसे पूछा कि भाई आप लोग जानबूझ के क्यों परेशान कर रहे हैं। अभी तो बनाए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष, जैसे ही बनाए आप लोग चार्जशीट दाखिल करवा रहे हो उनके खिलाफ, बाकी आरोपी कहाँ गए? जो बाकी आरोपी थे वो तो गायब हो गए, आपने राव नरेंद्र साहब को बना दिया। ये द्वेष की भावना से काम क्यों करते हैं आप लोग? तो वो कह रहे हैं बिल्कुल भी नहीं करते, एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, हम तो कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। ठीक है, उनका अपना जवाब है, उनका जवाब यही देना बनता है, इसलिए मैं किसी व्यक्तिगत उन पर कुछ नहीं कहूँगा और इसलिए नहीं मुझे कुछ कहना चाहिए। आरोप केस तो बहुत लोगों बने हुए हैं, बहुत राजनेताओं बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों पे बने होंगे बिल्कुल। तो, लेकिन ठीक है। हम जब बातचीत कर रहे हैं अभी जी, तो ये देखिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है और वो दिखा रहे हैं, हरियाणा न्यूज़ पर लाइव चल रही है इस वक्त, कि हरियाणा के चुनाव में किस तरीके की धांधली हुई, वोटों का क्या खेल हुआ और सरकार गलती से जो कांग्रेस पार्टी की आनी थी, धोखे से बीजेपी ने अपनी बना ली। पोस्टल बैलेट में हम आगे थे, असल वोट कोई और थी। एक लड़की की फ़ोटो दिखा रहे हैं और उसका बता रहे हैं कि कितनी अलग अलग जगह पे उसकी वोट बनी हुई है। यानी कि वोट चोरी को ही आप सबसे बड़ा रीज़न तो मान ही रहे हैं कि भाई ये परेशानी है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं रहा है। वो कह रहे लिखित में दीजिए, आप लोग कह रहे लिखित में देंगे नहीं। तो इसका क्या सल्यूशन है? क्या लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होगा? देखिए, आज ये मेरे ख्याल हमारे शुरू करने के बाद में आया अभी शुरू हुई। और हमारे नेता राहुल जी ने पहले भी कहा था कि हरियाणा को लेकर भी हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, इस बात को बताएंगे। उनका मकसद केवल एक ही है, कह रहे हैं 101% सबूत लेकर आया हूँ तो हरियाणा के संदर्भ में। तो आप जानते हैं राहुल जी एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति है। भारत की लोकसभा में विपक्ष के नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है। उनका कहना अपने आप में एक बहुत बड़ी सबूत है, अपने आप में बहुत बड़ी बात, अहमियत है। फिर कोई कहे उसके बाद एफिडेविट दीजिए, अरे देश का विपक्ष का नेता कह रहे हैं, इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि आपको खुद मानना चाहिए और कोई गलती है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ साहब ये हमसे भूल हुई है या गलती हुई है। तो जब भी तो जरूरत पड़ी लोकतंत्र में, और ये अच्छा कर रहे हैं, वरना दूसरे पड़ोसी देशों की तरह लोग सड़कों पे आ जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। राहुल जी तो बेचारे उनकी भावना को कह रहे हैं। 73 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिलती, ये दावा कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी। कह रहे हैं 22,779 वोट से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और 8 सीटें जो कांग्रेस पार्टी हारी है वो 22,000 वोटें ही थी और उसी का सारा ये हेर फेर बीजेपी ने किया है। आपके सामने है जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। अब आप इसको लेकर पूरे प्रदेश में क्या रणनीति बनाएंगे? अब आपके तो ऊपर से अलग कमान से आ गया, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कहाँ पे क्या क्या हुआ। अब यही एक्सक्लूसिव यहीं पे ही ब्रेक कर दीजिए कि अब बतौर प्रदेश अध्यक्ष इस एटम बॉम्ब, इस हाइड्रोजन बॉम्ब को लेके, जिसको बीजेपी कह रही थी कि भाई ये तो फुस निकला, क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा का जिक्र नहीं किया, अब कर दिया अचानक से हाइड्रोजन बम। तो इस हाइड्रोजन बम को लेके कैसे हरियाणा में घूमेंगे? पूरी तैयारी के साथ ही करते हैं राहुल जी। अब आप इस तैयारी को आगे गांव के एक व्यक्ति तक पहुंचे, जैसे बीजेपी कहती है ना, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक हम चाहते हैं कि योजना का लाभ पहुंचे, ऐसे आप अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक कैसे इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने का काम करेंगे? आप हमारी पार्टी पहुंचाएगी, हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। आज ये आपके सामने अभी रिलीज हुआ है, इस पे बैठ के हम विचार विमर्श भी करेंगे और सब बातों को विस्तार से लाएंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे इस बात को। जो हम कह रहे थे गलत नहीं कह रहे थे, और ये सच्चाई है जो उन्होंने बोला है कि भारी मेजोरिटी के साथ सरकार बननी ही बननी थी, लेकिन ये मैनिपुलेशन करके इन लोगों ने और वोटों की ये चोरी करके, और कहीं बताया था मैंने आपको शुरू में कि कहीं जोड़े गए हैं, कहीं काटे गए हैं, कहीं परसेंटेज हाई दिखाई गई है, कहीं बैटरी का चक्र है, तो वो सब चीज़ें शामिल है। और इसको हम फैक्ट्स को पूरा लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, हमारी पार्टी जाएगी, विलेज लेवल तक हम लोग जा कर के फिर लोगों को बताएंगे और लोगों को बिल्कुल, क्योंकि बहुत से गाँव में हम जाते हैं, वो कहते हैं साहब माहौल बहुत बढ़िया था, हमारे गांव से तो कांग्रेस जीतनी चाहिए थी, नहीं जीत, मेरे क्षेत्र नहीं दूसरे क्षेत्रों की आम बात, लेकिन सब रिजल्ट्स के मुताबिक नहीं जीत पाए। तो है कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है,
तो ये निश्चित रूप से ये जो आया है निष्कर्ष, और ऐसा नहीं है, ये बहुत ही एक तरह के सर्वे करके और बहुत अंडरग्राउंड तरीके से काम करके किया गया है। आम आदमी को नहीं पता था इस चीज़ का, लेकिन डीप तक गए, गहराई तक गए हैं, वोटर लिस्ट तक पहुँचे हैं, चेक भी किया है, एड्रेसेज भी देखे गए हैं। तो अब उसकी रणनीति हम लोग बैठ के बनाएंगे। जैसे अब आया है तो आगे प्रोग्राम करके हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को इस बात को एहसास कराएंगे कि आज जो सरकार बनी, हरियाणा में बनी या महाराष्ट्र में बनी, तो जहाँ भी बीजेपी बना रही है, अब ये वोट चोरी करके बना रही है, हेराफेरी करके बना रही है, जो लोग जनादेश का अपमान है। लोकतंत्र में इससे बुरा कोई हो नहीं सकता। संविधान की बचाने की बात आज है, लोकतंत्र को बचाने की बात है, तो हम सब का धर्म बनता है कि पार्टियाँ कोई आए कोई जाए कोई बने, लेकिन संविधान जरूरी है, लोकतंत्र जरूरी हम सब के लिए। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी आम जनता से यही निवेदन है कि हम जागरूक रहें, अपने वोटों की सही चौकीदारी करें, जो आप चाहते हो, जो सही सेवा आपकी कर सकते हैं, वो लोग आपकी सरकार बने और आपके काम करें। तो बतौर सीएम नायब सैनी के काम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, नायब सैनी जी 1 साल से आए हैं आपके सामने, और इससे पहले भी थे हालांकि 2 महीने। हाँ चलो, मुख्य दोबारा चुनाव के लग लीजिए, मान लीजिए। हाँ। लेकिन जो घोषणाएं करके लाए थे, जैसे वो लाडो लक्ष्मी महिलाओं की बात थी, तो जब शुरू में डिक्लेयर किया था कि किस रुपए हम देंगे पर महिला को देंगे, ऐसा ही बोला गया था। बाद में हिसाब लगाए तो लगभग हमने तो हर पात्र को बोला था 85 लाख महिलाएं बैठ रही हैं, उसका तो पता नहीं लगभग 20,000 करोड़ बैठ जाएगा। फिर कहा गया नहीं, इसमें 1 लाख रुपए तक की सीमा देख लीजिए। फिर शायद सुनने में आया है कि 1,80,000 तक इन लोगों ने किया। तो हम तो कहते हैं भाई, आपने जनता से जो वायदा किया और आपने सरकार बना ली, जैसे भी बनाई आपने, तो उन वायदों को पूरा करना चाहिए। अच्छी बात है। डमी बार चर्चा आप भी सुनते होंगे नायब सिंह सैनी को लेके, आपको लगता है नायब सैनी डमी मुख्यमंत्री हैं? नहीं, मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति पर जिम्मेदारी हो वो जिम्मेदारी पूरे ढंग से करे और लोगों को एहसास हो कि हाँ, ये व्यक्ति खुद का निर्णय है। लेकिन ये जरूर लगता है प्रदेश की जनता को कि निर्णय कहीं और से हो रहा है, कि निर्णय नायब सैनी जी का नहीं है, कहीं और चला रहा है। एक चीफ मिनिस्टर अगर ये है तो सुपर चीफ मिनिस्टर कोई और है, सुपर सीएम कोई और है। हाँ, तो इसलिए ये ऐसा लोग महसूस करते हैं। कौन है सुपर सीएम? जैसे वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मैं किसी व्यक्तिगत नाम नहीं ले सकता। और कोई लिस्टें हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय है। पूछ लिया था बड़ौली साहब से, तो ज्यादा तो वही बता सकते हैं उनकी पार्टी का। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सुपर सीएम नहीं है, सारी की सारी पावर नायब सैनी के पास है। प्रदेश की जनता कहती है, आपके सामने है बहुत से निर्णय जो लेने चाहिए, आप नहीं ले सकते। पिछले दिनों अभी जो वाई पवन कुमार जी का एक बड़ा संवेदनशील दुखद मामला सामने आया था, तो उसमें जो मैंने पढ़ा या सुना, जो भी आपने देखा था कि ऐसा अभी शब्द आए कि भाई मेरे हाथ में तो चपरासी बदली भी नहीं। ये सवाल पूछा था मैंने बड़ौली साहब से, तो ये चीज़ कह रहे नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो वो जो शख्स है संदीप बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने ये सवाल पूछा था उनसे, आया मीडिया में आया था, मुझे नहीं पता कितना सच है गलत है, वो तो आप ज़्यादा जानते हैं अपने मीडिया के साथियों को, लेकिन ऐसी बातें आई थी। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा किसी व्यक्ति की या कोई पार्टी के आधार पर, मेरी अपनी एक सिद्धांत है, कोई व्यक्ति किसी पद पे है तो उसको पूरा उससे न्याय करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से काम करे। अगर आज मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी तो मेरा धर्म बनता है कि मैं ईमानदारी से इस पद की लिए गरिमा को रखूं, बनाए रखनी चाहिए, सबको साथ लेके चलूं। आपसे पहले उदय भांजी प्रदेश अध्यक्ष थे, लोग ये कहते थे कि भाई हुड्डा साहब ने जो कह दिया वही उदय भांजी ने लिखा है और वही उदय भांजी कर रहे हैं। आपको बनाया, फिर कुछ लोगों से मेरी चर्चा हुई, राजनीतिक लोग थे, वो कह रहे हैं कि भाई उदय भान भले ही ना हो राव नरेंद्र सिंह, लेकिन उदय भान जैसे ही हैं। तो राव नरेंद्र सिंह जी अपने निर्णय खुद ले रहे हैं या फिर हुड्डा साहब का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा? हुड्डा साहब ने कह दिया भाई ऐसे कर दीजिए तो ऐसे कर देंगे। ये तो आप अनुमान लगा सकते हो। मेरे 1 महीने के कार्यकाल आपने देखा है सिस्टम कार्य करने का, तो और सारी प्रेस के साथी कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है। सुनता हूँ सबकी हूँ, करता अपने हिसाब से हूँ, या मेरी पार्टी हाईकमान जो आदेश है मैं वो निर्णय करता हूँ। और निश्चित रूप से जब तक इस पद पे हूँ, जितने दिन भी रहूँगा, ईमानदारी से करूँगा और किसी का कोई हस्तक्षेप ना मेरे को है ना होगा। राय कोई भी दे सकता है, अपने बड़ा है तो आदरणीय, हमारे लिए सभी सम्माननीय जितने नेता हैं, बिल्कुल उनका अधिकार है अपने कोई भी उनके अनुभव की मैं कदर करूंगा, मतलब उनके अनुभव को साथ लेके चलूंगा, अपने विवेक से निर्णय लेंगे, 100% ऐसा नहीं बनेंगे किसी की, बिल्कुल 100% यही होगा कि बिल्कुल निष्पक्ष निर्णय करूंगा। किसी प्रकार का ना जाति का ना कोई भेदभाव मेरे रहते नहीं होगा। न्याय करने की कोशिश करूंगा 100%, और अपने हाईकमान के आदेश का
अपने प्रभारी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय राहुल जी जो दिशा निर्देश देंगे मैं उनकी पालना करूँगा, और जब तक वो ईमानदारी से करूँगा। ये मैं आपके चैनल के सामने बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ना मेरे पर अब तक कोई आरोप बहने से लगा। मुझे हजारों लोगों के फ़ोन आए, नरेंद्र जी ऐसे ही काम करना है, अच्छा काम कर रहे हो, आप सबको साथ लेकर चल रहे हो, सबका सम्मान कर रहे हो, और कोई ऐसा आरोप मेरे पे नहीं लगा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आप भी सही को सही कहेंगे। नहीं, हम तो बिल्कुल सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। और सवाल जो भी आप पूछ रहे हैं यहाँ पे बीजेपी से, वो पहले ही पूछ चुकी हूँ, इसीलिए ये नहीं कह सकते कि भाई हम आपसे पूछ रहे हैं, उनसे नहीं पूछ रहे। हमारा काम है, हम सबसे पूछते हैं। मैंने तो खैर आरोप लगाया भी नहीं किसी पे, लेकिन आपने ऐसा पूछा तो मैंने जो मेरे संज्ञान में था, जो जनता कहती है वो मैंने आपके सामने बताया। तो अब ये कोई मीटिंग हुई ऐसी जिसमें आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, ये 5 नेता तो कम से कम बैठे हों, और आपने कहा कि भाई ये मेरा हाथ है, सारे इस हाथ के ऊपर हाथ रखो और कसम खाओ कि भाई गुटबाजी या फिर अपने आप को पार्टी से ऊपर नहीं समझेंगे, सब कुछ समझेंगे तो पार्टी को समझेंगे। देखिए, ये आपके अपने विचार है कि भाई सारे मिल के बैठे बात करें। मैंने बताया कि हमारी पार्टी एक है, कांग्रेस एक है, सब कांग्रेस हम भी चाहते हैं कम से कम एक मजबूत विपक्ष तो मिले प्रदेश को, इसीलिए बोल रहे हैं कि सबके सब मिलके एक साथ सभी स्वीकार करते हैं। जो फैसला हमारे हाईकमान ने दिया है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने, उसका सभी सम्मान, जो नाम लिया वो सब उनका सम्मान करते हैं। सम्मान तो है, लेकिन एक साथ बैठ के पार्टी को मजबूती कैसे देंगे? बिल्कुल देंगे, पार्टी कार्यक्रम चलाएंगे और सब मेरा सहयोग करेंगे, सारे के सारे नेता। क्यों नहीं करेंगे, 100% करेंगे, आप मान कर चलना। क्योंकि हमारे लिए, हमारी पार्टी और हमारी जो है हाईकमान हमारे लिए सब कुछ है, तो उसके फैसले से कोई बाहर नहीं जा सकता, आप मान के चलिए। इसलिए कोई, हम नहीं केवल 4 ही क्यों बैठे हो, तो बहुत लोग हैं प्रदेश में, फिर कहेंगे सब क्या 4 आदमी पार्टी चला लेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी सम्मान गुट कहे जाते हैं ना, जिनको मनाना समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लोग बिफर जाते हैं तो फिर पार्टी नुकसान में आ जाती है। नहीं, मैं समझता हूँ मेरा जो चयन हुआ है सभी नेताओं की सहमति से हुआ है, सभी लोगों की मेरे नाम पे सहमति थी। हाईकमान ने सबसे सोच समझ के सलाह मशवरा करके ही शायद मेरा जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, और सभी इस बात से खुश है। तो राहुल गांधी जी से आप मिले जिम्मेदारी मिलने से पहले या मिलने के बाद, तो उन्होंने कोई टिप्स दिए हों आपको हरियाणा के लिए कि भाई मैं ये चाहता हूँ राव नरेंद्र जी, आप ऐसे 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 कुछ कीजिए और हरियाणा कांग्रेस का बेड़ा पार करवाइए, कोई टिप्स दिए राहुल गांधी जी ने? देखिए, मेरी राहुल जी से बनने से पहले भी मेरी 1-to-1 मीटिंग हुई, बाद में भी 1-to-1। अच्छा। और उसके बाद एयरपोर्ट पे आए, वो तो चलो अलग था मामला, जिस चंडीगढ़ आए थे, बिल्कुल उनसे बात हुई, विस्तार से बात हुई, पूरे हरियाणा के बारे में बात हुई, सभी नेताओं के बारे में भी बात हुई है, और उनकी बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अपने को सबको साथ लेके चलना है, अनुशासन में चलना है। जो मैं बात अनुशासन करता हूँ मेरी अपनी नहीं है, राहुल जी की। अच्छा, राहुल जी उनका ही आदेश है कि हमें अनुशासन से चलना है, सबको साथ लेके चलना है, और सभी की बात सुनिए, और उसके बाद में आप जो भी उचित लगता हो पार्टी के हित में वो काम आप कीजिए। तो राहुल जी की बड़ी क्लियर सोच है, और मैं बहुत ही व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ। ये नहीं हो कि बनने की बात है कि मुझे बना दिया इसलिए मैं कोई ज़्यादा, मैं उस व्यक्ति की सोच से प्रभावित हूँ कि वास्तविकता के अंदर एक बहुत ऊंची सोच है, और वो निश्चित परमात्मा उनको मौका देगा, देश बहुत आगे लेके जाएंगे। आप हाउस में भी सुनते हो, लोकसभा के अंदर जिस तरह से वो बातें रखते हैं और जिस तरह से वो निडरता के साथ, मैं समझता हूँ देश में ऐसा और कोई नेता नहीं होगा जो इतनी बहादुरी के साथ निडर सच को सच कहता हूँ। तो ये बात का मैं भी उनका कायल हूँ, और हरियाणा के मामले में बहुत ही वो गंभीर है, और बड़े मतलब इस बात को चाहते हैं कि हरियाणा के लोग जो चाहते हैं वो पूरा हो, जो नहीं हो पाया, जैसे आज उन्होंने कहा अपने हाइड्रोजन बम के माध्यम से, और वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है मेरे को कि आपको सबको साथ लेकर चले, काम करें, पार्टी की जो नीतियां हैं पार्टी के उसको नीचे तक ले जाए, विलेज लेवल तक, यहाँ तक कि हर बूथ लेवल तक हमें उसमें करना है। उसमें हमें खास तौर से हमारा जो दलित भाई है, पिछड़े भाई है, बैकवर्ड समाज है, उन सबको भी हमें इस पार्टी के साथ मजबूती से जोड़ना है। ये उनका विशेष एक उद्देश्य। छत्तीसगढ़ बरादरी हमारी कांग्रेस का लक्ष्य है, तिरंगा हमारा कांग्रेस का है, लेकिन उनका ये उद्देश्य है जो समाज में निचला तबका है, गरीब तबके के लोग हैं, चाहे वो SC के भाई हैं, चाहे वो बैकवर्ड के भाई हैं, उनको भी जरूर पूरा हिस्सा मिले, हर चीज़ें मिले। महिलाओं को सब जरूर साथ रखें, महिलाओं को भी उनको हिस्सा मिलना चाहिए।
हर जाति को मिले, ये उनकी सोच है। और हम उसी मुताबिक आगे संगठन में भी यही हमारा प्रयास है कि हर धर्म में हर जाति को साथ लेकर चलें। और निश्चित रूप से उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है, राहुल जी का, और वो समय समय पे मार्गदर्शन करते रहते हैं। आगे भी मैं समझता हूँ मीटिंग होगी, पूरा समय देते, जब जब भी हमने समय मांगे हैं उन्होंने तुरंत समय दिए। आप पूरे टिप्स राहुल गांधी से लेकर आए हैं। आप कह रहे हैं इतनी सीरियसनेस से, इतनी गंभीरता से, इतनी रिसर्च से राहुल जी बात करते हैं। सत्यता की लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी वाले अक्सर राहुल गांधी जी को कहते हैं कि भाई इनको तो पता ही नहीं है कुछ भी, ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, ये पप्पू हैं, और इसी तरीके से बातें कह के पूरे के पूरे मुद्दे को, विषय को डाइवर्ट कर देते हैं। देखिए, बीजेपी जानती है कि राहुल जी क्या है, वो सबको समझते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसा ड्रामा किया कि राहुल जी को नॉन सीरियस बना दो, राहुल जी के बारे में ऐसा प्रचार कर दो। लेकिन देश की जनता सब जानती है, अब वो समय चला गया, अब जागरूक हुई, सब कुछ पता लग गया कौन व्यक्ति क्या है। इसीलिए आज विपक्ष के नेता के पद के ऊपर है, और आने वाले समय के अंदर आप देखना देश के सबसे बड़े पद पे शोभा होगा। लोग, देश के लोग बैठाएंगे, उनके काम को देखते हैं, क्योंकि लंबे समय तक झूठ नहीं चल सकती, लंबे समय तक आप लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। सच्चाई सामने आएगी, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर भी नहीं होते, समय लग सकता है। परमात्मा के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ये मैं इस सिद्धांत का आदमी हूँ, और हम आस्तिक हैं, भगवान को मानते हैं, और मैं खुद भगवान शिव का भगत हूँ। इसलिए हमें विश्वास है अपने इष्ट देव के ऊपर कि निश्चित रूप से हरियाणा में और केंद्र के अंदर परिवर्तन होगा, और कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी। शिव कहते हैं शांत रहते हैं, एकदम बिल्कुल शांत, और वैसे ही आपका स्वभाव जो है वो झलकता भी है कि ठीक है, बिल्कुल अभी तक भी हम जब से चर्चा कर रहे हैं जी। एक चेहरे पे मुस्कान है अलग सी, और शांति से हर चीज़ का जवाब दे रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं जब इतनी अति हो जाती है, तीसरी आंख जब खुलती है महादेव की, तो बस हर तरफ तांडव देखने को मिलता है। तो ये गुस्सा क्या आपको भी कभी बीजेपी के प्रति आ सकता है? महादेव के भगत हैं हम तो तीसरी आंख तो महादेव की खुलती है लेकिन जो गलत होगा तो उसका फिर निश्चित रूप से विरोध महादेव के भगत महादेव से सीखेंगे भी तो सही ना, कि गलत होगा तो भाई तो छोड़ा नहीं जो जाएगा। जहां महसूस करते हैं कि गलत हो रहा है तो उसका विरोध भी करना चाहिए, नहीं तो विरोध सहना भी पुण्य आप पे पाप है। भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि गलत करना, अन्याय करना पाप है, लेकिन सहना भी पाप, उससे भी बड़ा पाप। हाँ, तो इसलिए हम उस बात को, और ये आज जो राहुल जी कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि जो लोगों के सामने रख रहे हैं कि देखिए ये तुम्हारे साथ धोखा हुआ, ये लोकतंत्र का, संविधान का अपमान हुआ, तो लोगों में बात गई। और इसी तरह हमारी बहुत अच्छा पार्लियामेंट चुनाव रिजल्ट हरियाणा में सामने। लेकिन आप लोगों की तो आस्था पे भी सवाल खड़े कर देते हैं बीजेपी वाले, कहते हैं आस्था तो सिर्फ हमारी ही है, भगवान तो सिर्फ हमारे ही हैं। ये श्री राम को मानते नहीं है कांग्रेस वाले, ये भगवान को मानते नहीं है, और हम इतनी पूजा अर्चना करते हैं, हमें देखा देखी ये सोचते हैं कि चलो हम भी थोड़ी कर लें, शायद वोटर हमारे पास आ जाए इसे देख के। देखिए, कांग्रेस पार्टी दिखावा नहीं करती, और ऐसा नहीं है। आस्तिक होना अपने आप का एक व्यक्तिगत निर्णय होता है हर आदमी का। मैं खुद आस्तिक हूँ, पूजा पाठ विश्वास करता हूँ, तो ये अपनी अपनी आस्था, ऐसा नहीं है केवल बीजेपी ही कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी धर्म के नाम के ऊपर या भगवान के नाम के ऊपर कभी हम लोगों ने वोट नहीं मांगे। हमने तो सबको साथ लेके चलने की बात कही। कांग्रेस तो वो पार्टी आप जानते हैं कि सबको साथ लेके चलने वाले, सभी धर्मों को, सभी जातियों को। ये हमारा व्यक्तिगत निर्णय है कि भी हम अपनी आस्था किस परमात्मा में रखते हैं, तो इसलिए बाकी तो सब शक्ति तो एक ही है। तो आप भी शिव जी को जल चढ़ाते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं। नहीं, भगवान शिव का हम निश्चित रूप से ध्यान करते हैं, उनका इष्ट मानते हैं, उनका अपने गुरु से नाम लिया हुआ है, और इसमें मानना भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबसे शक्तिशाली है, सबसे श्रेष्ठ है, उनकी कृपा है। जो अगर आज मुझे कोई जिम्मेदारी मिली है तो इसमें भगवान का ही है। इस पद के लिए भी आप मानते हैं कि भोलेनाथ की कृपा रही, आशीर्वाद उनका है। हालांकि मैंने मांगा नहीं उनसे कि मुझे दीजिए, लेकिन उनकी कृपा है। तो सबके जानी जान है, वो देखते हैं कि भाई किस भक्त पर कृपा करनी है, कब कर दें कुछ मालूम नहीं, ड्यूटी सब लिखी हुई है। लेकिन हरियाणा प्रदेश में आप सबसे बड़ी समस्या इस वक्त क्या देखते हैं राव नरेंद्र जी, कि आपके नेताओं को, आपके कार्यकर्ताओं को जब ग्राउंड पे जाएं तो उस समस्या का जिक्र बार बार करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई ये इतनी बड़ी समस्या, आप देखिए इस तरफ ध्यान ही कोई दे नहीं रहा है। देखिए, जो मैं अभी बताया आपको कि सबसे पहले लैंड ऑर्डर की हमें बात करनी चाहिए कि अगर हमारे प्रदेश के अंदर, जो हरियाणा अपने आप में बड़ा सुरक्षित प्रदेश माना जाता था, और मुझे याद है कि जब मेरे पिताश्री मंत्री थे तो अक्सर अपने स्पीच में एक बात कहते थे 1991-96 में कि अगर हमारी बहन बेटी को ज़रूरी कार्य से
रात को 12 बजे भी निकलना पड़ जाए तो सुरक्षित रहे, गहने पहन के जाएं तो गहने भी सुरक्षित रहने चाहिए। तो मतलब कहने का कि कांग्रेस हमेशा इस बात विश्वास करती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, जो अपराधी है उनका स्थान ओपन घूमना नहीं है, उनका स्थान जेलों के अंदर होना चाहिए। और आज ये ही जो नायब सैनी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में महिलाएं खुले आम घूम सकती हैं, कांग्रेस की सरकार में तो डर में थी, बाहर नहीं निकल सकती थी। अब रात की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं शाम को भी बाहर नहीं निकल सकती थी महिला। आप खुद अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ चला रहे हैं, सुन रहे हैं किस तरह अपराधी सरेआम फिरौती मांग रहे हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से गैंग बने हुए हैं, कहीं विदेश से मांगे जा रहे हैं, कहीं जेलों से मांगे जा रहे हैं, किस तरह कोर्ट कचहरियों के अंदर गोलियों से हत्या आपके सामने अभी हुई है। कोई मैं झूठा आरोप लगा नहीं रहा, आपके सामने प्रदेश जो आते हैं सिचुएशन वास्तव में खराब है। तो एक तो हमें ये चाहिए कि भाई हम कि सरकार से भी हमने मांग की कि इस पर विशेष ध्यान दें, और हमने अभी महामहिम राज्यपाल जी से भी हमने समय मांगा है, समस्त विधायकों को और समस्त हम विधायक दल के नेता और हम सब जा कर के गवर्नर महोदय से भी हम ये बात रिक्वेस्ट करेंगे, उनको लिख के देंगे। एक तो ये बात है जो जनता के बीच हमें कहना चाहिए। दूसरा, किसान के मैंने बताया कि इस देश में किसान ही हमारी रीढ़ की हड्डी है, और किसान अगर परेशान होगा, किसान अपनी फसल का उचित भाव नहीं मिलेगा, तो उस MSP को डिक्लेयर करने का क्या फ़ायदा है। तो अभी हमने देखा, चाहे बाजरा है, चाहे कपास है, चाहे धान है, बड़ा बुरा हाल है, किसान रो रहा है, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल पा रहा। आप देखिए, तो ये किसान की भी हमारी रखना चाहिए। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं मानता हूँ जिस पे बीजेपी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, अग्निवीर जो योजना थी। आप ये बताएं कि फौज के अंदर, सेना के अंदर कौन भर्ती होता था? गरीब का बेटा, किसान का बेटा, और वो भी अब बंद हो गया। वो उत्साह, पहले हम जब जाते थे, सुबह सुबह निकलते थे तो लोग सड़कों पे नौजवान भागते थे, दौड़ते थे कि सेना में भर्ती होने के लिए चाहते थे, भाई मैं प्रयास करूंगा, सेना में भर्ती होऊंगा। अब वो चीज़ नहीं नज़र आ रही, क्योंकि वो अग्निवीर योजना से उस चीज़ का एकदम लोगों में चार्म खत्म हो गया कि 4 साल के लिए क्या फौजी बनेंगे, वापस आ जाएंगे, ना कोई फ़ायदा मिलेगा ना और। तो ये भी लोगों में इस बात का करंट था। मुझे नहीं मालूम कि भाई देहात के अंदर जब हम जाते थे लोग मानते थे, हाँ जी, क्योंकि हमारे यहाँ देहातों में बहुत घर घर में फौजी। हम भी ग्राउंड पे इलेक्शन टाइम में रहे हैं, और मैं खुद रही हूँ, हर जगह पे गई हूँ पूरे हरियाणा में, और ये एक लोगों के जहन में परेशानी थी, और ये बात से काफ़ी नाराज़ भी थे कि भाई ये जो योजना है ये सही नहीं है, और सरकार को इसको मानना चाहिए, देखना चाहिए। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ बेरोज़गारी की, देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि आज हरियाणा देशों में शायद नंबर 1 के ऊपर आ चुका है कि ज़बरदस्त बेरोज़गारी बढ़ गई और बढ़ती जा रही है। तो इसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर हम ये कह दें भाई, सरकार बोल दे, अभी मैं कहीं न्यूज़ पढ़ रहा था कि भाई जो रील तुम बना रहे नौजवान, ये भी हमारी देन है, इससे कमा के खा रहे हो, कभी कहते पढ़े लिखे पकौड़े ही तल दो, आदि आदि ये जो बातें हैं, इनसे पेट नहीं भरता। नौजवान को रोज़गार मिलना चाहिए, नहीं तो अवसर पैदा करके देने चाहिए। जब हमने वादा किया था तो उसको निभाना भी चाहिए, उसमें सरकार पूर्ण रूप से फेल है। गरीब आदमी आपके सामने गरीब होता जा रहे हैं, जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं। अमीर भी साधारण नहीं, अपने इलाके के लोकल दुकानदार भाई नहीं, बड़े लोगों की बात है, अडानी अंबानी जैसे लोगों की बात है, सब कुछ उनके पास ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी कोई अच्छा मैसेज नहीं दे पा रहे। कर्जा माफ़ है तो भी उनका तो हो रहा है, बड़े लोगों का, आम आदमी का नहीं, और वो कर्जदार होता जा रहा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो आम जनता के हित की बात है, आम जनता उनसे परेशान है। आपके सामने GST लगाया, जिसको खुद हमारे नेताओं ने कहा, आदरणीय राहुल जी ने गब्बर सिंह टैक्स बताया करते थे, आप कहाँ तक ले गए? और अब वो कम कर दिया तो उत्सव मना रहे हैं उसका कि देखिए कितना बड़ा हमने फायदा कर दिया। भाई बढ़ाया तो आपने ही था, हमने थोड़ी बढ़ाया था, कांग्रेस ने नहीं बढ़ाया। अब वो कम करके अब उसका उनकी मार्केटिंग PR देखिए ना, स्ट्रैटेजी। हाँ, तो ये आपके सामने खुद ही लगाइए, खुद ही कम कर दीजिए, और फिर कहिए देखिए उत्सव मनाइए। हम उत्सव मना रहे हैं। तो ये सब चीजें जनता जानती है, ये ठीक है, लेकिन आने वाले समय में आपको लगता है कि आपको बीजेपी से कम ये मार्केटिंग कैसे करनी है, प्रचार कैसे करना है अपना, कुछ काम नहीं किया हो, ये सीखने की जरूरत है। ये तो इवेंट वाली सरकार है, ये मार्केटिंग की सरकार, इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्रचार करना हो तो इनसे सीखा जाए, प्रचार कैसे किया जाता है। कांग्रेस काम करने में विश्वास करती है और सच्चाई से चलने में विश्वास करती है, लेकिन काम करने से बात नहीं बन रही ना, प्रचार करने से उनकी बात पे बात बन चुकी जो बननी थी। अंत में विजय सच्चाई की होती है, आप ये मान के चलना, 100% आप माने, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, और बहुत दिन दूर नहीं, वो आने वाला समय होगा कि लोग इस बात को अच्छी तरह से जागरूक होंगे और पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पक्ष के अंदर
और मन बना के मजबूती से देंगे, ताकि इतना बढ़िया रूप से करेंगे कि छोटा मोटा कोई नुकसान भी नहीं कर पाएगा कोई आपको। एक आखिरी सवाल, ये तमाम आपके कार्यकर्ताओं, नेताओं और कांग्रेस के लोगों के लिए मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर बीजेपी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस तो भाई परिवार की पार्टी है, कांग्रेस में सेंटर में भी परिवारवाद है, आप स्टेट में आ जाइए तो यहाँ पे बापू बेटे की चलती है, यहाँ पे भी परिवारवाद है, लेकिन वो जो छोटा सा कार्यकर्ता है जो आपके कार्यक्रमों में दरी बिछाने का काम करता है, स्टेज सेट करने का काम करता है, उसको क्या अब ये उम्मीद होनी चाहिए कि राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं कुर्सी पे, तो मेरे ऊपर भी उनकी नज़र जाएगी, वो देखेंगे कि भाई ये है और इसको मौका दिया जाना चाहिए, इसको टिकट दी जानी चाहिए, ये किसी भी पद पे पहुंचाया जाना चाहिए ये व्यक्ति। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जो शुरुआत मैंने की थी संगठन सर्जन से, आप सत मान्या बहुत से ऐसे लोग जिला अध्यक्ष बने हैं जो दरी बिछाया करते थे, जिंदगी में सोचा नहीं था कि क्या हम भी जिला अध्यक्ष बन सकते हैं, उन लोगों को मौका मिला है। और अब मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि हर उस व्यक्ति तक जो पार्टी के लिए समर्पित रहा है, काम किया है, उनको मौका मिलना चाहिए। और जहाँ तक नेताओं के पुत्रों की बात की आपने या जिक्र कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी में से बहुत उदाहरण मिलेंगे, बाप बेटे भी मिलेंगे, बाप बेटी भी मिलेंगी, आपके परिवार में कई बुआ भतीजे मिलेंगे, तो बहुत लोग हैं ऐसे राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में भी। आपके अहीरवाल वाले बीजेपी के बाप बेटी का जिक्र कर रहे हैं क्या आप? नहीं, मैं किसी एक का नहीं कर रहा, मैं कई वो सिंधिया जी फैमिली है, देयर आर सो मेनी फैमिलीज, ऐसा है, मैं कुछ व्यक्तिगत कभी भी नहीं करना चाहिए। तो लेकिन मेरा मतलब आपने प्रश्न किया तो, और लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मैं खुद एक राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे पिता से खुद विधायक मंत्री रहे हैं, कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है और वो काबिलियत के आधार के ऊपर सेवा करके जनता के बीच रह करके अगर आता है, तो मैं इसको कोई बुरा भी नहीं मानता, मेरा निजी थोड़े क्या। बीजेपी वाले कहते हैं भाई हमारे पास तो ये किसान का बेटा नायब सिंह सैनी, इसने सोचा नहीं कभी इसको मुख्यमंत्री बना देंगे, हमने मुख्यमंत्री बना दिया। कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कहते हैं भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कुमारी शैलजा को लगता है वो बननी चाहिए, वीरेंद्र सिंह को लगता है मैं बनने चाहिए, रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं भाई मैं क्यों नहीं, मुझे भी तो बनने का मौका दिया जाना चाहिए, मैं तो सबसे करीब हूँ गांधी फैमिली के। देखिए, जहाँ तक बीजेपी का प्रश्न है, क्या कहा करती थी कि कांग्रेस तो जो नेता है, नेहरू परिवार, गांधी परिवार है, खुद बनना चाहते हैं, तो हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी ने मिथक तोड़ा, सरदार मनमोहन सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। कह रहे बना दिया भले ही प्रधानमंत्री, रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी ने अपने हाथ में रखा, रिमोट से चलाती ये कहा करते थे भारतीय जनता पार्टी वाले कि अध्यक्ष कोई और क्यों नहीं बन सकता, तो आपके सामने राहुल जी ने त्याग किया और खड़गे जी को, जो हमारे आदरणीय है, एक आम दलित परिवार से, गरीब परिवार से निकल करके आए, इस पद तक पहुंचे, तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सोच ऐसी नहीं है कि भाई केवल आप उन्हीं लोगों को पद देंगे। आपके सामने मैं 2 उदाहरण दिए हैं, तो ये कांग्रेस की हरियाणा सोच में भी बड़ी कोई भी कार्यकर्ता ये सोच सकता है कि जिन नेताओं का मैंने अभी नाम लिया, बड़े बड़े नेता, उनके अलावा कोई नॉर्मल आम इंसान भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हमारा साथी कांग्रेस का कार्यकर्ता विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, और पार्टी हाईकमान चाहे तो कोई भी जिम्मेदारी मिल सकती है। मैं भी अपने आप को आम कार्यकर्ता मान रहा था, आपके सामने प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदारी मिली है, मैंने सोचा भी नहीं था कि, इसलिए कि भाई पार्टी का आदेश सर्वोपरि है, तो इसलिए आप ये मान कर चलना। और जितनी राजनीतिक पार्टियां, इन सबसे अच्छी फिर भी कांग्रेस पार्टी है, जो सबको साथ लेके चलती है, व्यक्ति का ध्यान रखती है, हर कार्यकर्ता का ध्यान रखती है, और पूरी तरह से मैं समझता हूँ ये बात हमारे साथियों को पता भी है। फिर INLD वाले कहते हैं अभय चौटाला ये बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस वाले दुष्यंत चौटाला अलग कोसते रहते हैं आप लोगों को, सारे के सारे कांग्रेस को ही कोस रहे हैं, कह रहे कांग्रेस की गलती है, दुष्यंत की टीस है, वो तो सरकार में बैठ के मजे से मौज कर रहे थे, अब उन्हें हटा दिया, उन्हें लग रहा था कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, सरकार फिर से बीजेपी की आ गई, वो बेचारों की अलग परेशानी है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी की कभी टीम बी टीम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तो मुख्य विपक्षी पार्टी है। जो नाम आप ले रहे हैं, उन लोगों ने तो साबित किया है राज्यसभा चुनाव में बहुत मौक़ों के ऊपर जहां बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं दिया, ना दे भी। ये तो मुख्य विपक्षी पार्टी है, और कांग्रेस अपना जिम्मेदारी समझती है, अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। किसी कहने से कोई बी टीम नहीं बन जाता, तो कोई भी किसी पर आरोप लगा दे। हम क्या उम्मीद करते हैं, INLD JJP कांग्रेस की तारीफ करेंगे, वो तो स्वाभाविक है, अपना आधार ढूंढ रहे हैं, जो उनका आधार खत्म हो चुका है, तो इसलिए वो तो अपने प्रयास में, तो इसलिए ऐसा नहीं है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, कांग्रेस मुख्य विपक्षी
पार्टी है आज की डेट के अंदर, और आने वाले समय के अंदर भी कांग्रेस तो का अपना एक ग्राउंड रोल पे होगा। बढ़िया से प्रदर्शन करेंगे, सरकार के खिलाफ जो आवाज उठाने की जरूरत है विपक्ष के तौर पे वो उठाएंगे, आप ये मेक श्योर करेंगे? बिल्कुल, कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आपको याद है ना, आपके समय पे बीजेपी वाले अपने कुर्ते उतार के सड़क पे बैठ के सिलेंडर लेके कैसे कैसे प्रदर्शन करते थे, वो तस्वीरें आज तक सोशल मीडिया पर चल रही हैं। वो तो आप जानते हैं, फिर सिलेंडरों को भी क्या भाव हुआ आपके सामने, वो जो प्रदर्शन करते थे उनका हाल आपने देखा है। उनको मौका तो मिल लेकिन गया ना, कम मैं से कम एक लोगों ने बात- देखा कि क्या बढ़िया आवाज उठा रहे हैं। मैं कांग्रेस ड्रामेबाजी दिखाओ में विश्वास नहीं करती, लेकिन ये जरूर है कि संसद से सड़क, सड़क से संसद तक और सड़क से विधानसभा तक हम जनता की आवाज़ को जोर शोर तरीके से उठाएंगे। धरना है, प्रदर्शन है, और यहाँ तक कि अगर कोई अन्याय होगा, अत्याचार होगा और जेल भी जाना पड़ा, कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। अभी विंटर सेशन भी है विधानसभा का, बिल्कुल, उसके तो मतलब उसमें एक अलग कांग्रेस देखने को मिलेगी क्या? आज से पहले भी जितने सेशन आए हैं आपने देखा कांग्रेस ने मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाई है, और अब तो विधायक दल का भी फैसला अलग से हो चुका नेता है, मिल गए हैं। और जोरदार तरीके से हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और सरकार को एहसास होगा इस बात का कि हाँ, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी बहुत ढंग से निभा रही है। पोस्टर को लेके भी हालांकि एक सवाल मेरे जहन में था, वो रह गया, वो भी पूछ लेते हो जल्दी कोई से, बात क्योंकि नहीं, पोस्टर को लेके भी आपने अब गाइडलाइंस जारी की हैं। पहले कुछ फिक्स नेताओं के नाम दिए गए थे कि इनके फोटो लगाने अनिवार्य हैं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी पोस्टर में, लेकिन अब आपने उनमें सांसद, एमएलए, इन तमाम लोगों की फोटो जोड़ने के लिए भी कह दिया है। तो किसकी लगानी है, किसकी नई फोटो, ये तमाम चीज़ें भी आप एक बार मैं चाहूँगी कि क्लियर कर दीजिए। देखिए, मैं खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता रहा हूँ, विधायक रहा हूँ, तो मैं अक्सर ये महसूस करता था जब कोई कार्यक्रम आता था तो हम किसकी फ़ोटो लगाएं, किसकी नहीं लगाएं, तो उससे कहीं वो कि दिक्कत ना आ जाए, नाराज़गी ना हो जाए, अननेसेसरी हम पे ब्लेम ना हो जाए। तो इसका मैंने खुद अपने मेरे जहन के अंदर एक बात थी, क्यों ना हम इसका एक सोल्यूशन निकाल दें कि हम निश्चित कर दिया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फ़ोटो हो, आदरणीय सोनिया जी हमारी है उनकी फ़ोटो हो, राहुल जी की फ़ोटो हो, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है वेणुगोपाल जी उनकी फ़ोटो हो, हरियाणा के प्रभारी आपके बीके हरि प्रसाद जी की फ़ोटो हो, प्रियंका गांधी जी एक बहुत बड़ा हमारा चेहरा है जिन पर लोग इंदिरा जी की छवि देखते हैं, तो उनका भी एक फ़ोटो हो, और हरियाणा के पीसीसी की फ़ोटो, प्रदेश कांग्रेस की सीएलपी लीडर की फ़ोटो हो, और इसी तरह से आपके जो है जितने विधायक और सांसद उस क्षेत्र के अंदर हैं उनका सम्मान भी रहना चाहिए। वो क्लरिकल मिस्टेक से कहीं रह गया होगा तो हमने दोबारा का चेक करना चाहिए आपको। जिला अध्यक्षों का भी स्थान हो, सम्मान हो। दीपेंद्र हुड्डा और मैं बता बीच में एक बार अच्छा याद दिलाया आपने, 3 सीडब्ल्यूसी के मेंबर हमारे हरियाणा से हैं, जिनमें बहन शैलजा जी हैं, भाई रणदीप जी हैं, भाई दीपेंद्र जी हैं, सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, इसलिए हमने कहा इन तीनों का भी लगाए। जहाँ सेंटर के नेताओं की फ़ोटो लगेगी वहाँ आप इनकी फ़ोटो भी लगाना चाहिए, क्योंकि हर नेता का सम्मान करना चाहिए, हम सबका फ़र्ज बनता है, हमारे लिए सभी आदरणीय है। तो उनका फ़ोटो कहा, फिर प्रदेश वालों का भी कहा, उसी तरह से विधायक सांसद भी जिस इलाके के अंदर इलेक्टेड है, चुने हुए लोग हैं, उनका भी सम्मान है, और जिला अध्यक्ष, क्या दिक्कत की बात है। फिर आदमी जो कार्यकर्ता खुद भी कोई अपने ढंग से बनाए तो अपनी खुद की भी लगाई नहीं चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए अभी डिस्टर्बेंस खत्म हो गई, आपने पूरी गाइडलाइन दे दिया, भाई आप ये हमारी तरफ से ये है, आप लगा सकते हो तो अच्छी बात है। और जो नेता फिर भी पालन ना करे या फिर कोई फोटो मिस कर दे, और नहीं, इंटेंट देखो, इत्फाक से मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, गलती हो जाए, भूल हो सकती है, लेकिन इंटेंशन कोई चीज़ अगर गलती से कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए फिर अनुशासन समिति बैठी है, तो आप ये देखेंगे जवाब मांगेगी इस बात का, इंटेंट है या मिस्टेक है। हाँ, यस, ये जरूर। अभी मान लीजिए इत्फाक से ऐसा हो जाए, कोई गलती भूल चूक से हो, वैसे होगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, बड़े समझदार लोग हैं, समय बदल चुका है, तो इसलिए अब बिल्कुल पूरी ईमानदारी से सब लोग काम कर रहे हैं। इंसान सीख जाता है। हाँ, ये बात भी ठीक कह रहे हैं आप, बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरे खाने से आ जाती है, तो इसलिए तो कांग्रेस पार्टी इतनी ठोकर खा चुकी है, तो ये हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि भाई कोई साथी अगर नाराज अब ना भी हो, अकल ना आए तो अनुशासन समिति निपटेगी। हाँ, और सबकी भावना का सम्मान हो, ये हमारा जो है, इस सबको साथ लेकर चलेंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे, संगठन को मजबूत बनाएंगे, अनुशासन से चलेंगे, और जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है उनके जो भी कार्यक्रम आएंगे जोर शोर तरीके से हम। तो अनुशासन समिति भी डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करेगी? और जी, अनुशासन समिति हमने बना दी है, धर्मपाल जी मलिक साहब एक सबसे वरिष्ठ नेता है, उनकी लीडरशिप में हमने बनाई है, और अलग अलग हमने कैटेगरी से और साथी भी सीनियर लोगों को लिया है, विधायक भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं,
संगठन का भी अनुभव है, एक वो साथी भी है, तो सभी लोगों को बनाया गया है। तो जो भी इस टाइप की अगर कोई बात आएगी, अलबत्ता तो आएगी नहीं, आप मान के चलना, आएगी तो फिर हमारे लोग बैठे हैं। मैं फिर से आपसे सवाल पूछूंगी, वरना किसी आपके नेता ने मीडिया के सामने आके कोई बात कर दी और पार्टी के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी, तो आप तो उसको देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन मैं भी आपसे सवाल पूछूंगी, राव नरेंद्र जी, आपने कहा था कि अब नहीं होगा, देख लीजिए, आपके वालों को समझ नहीं आ रहा। आपको और सभी साथियों को सवाल पूछने का अधिकार है, आप पूछ सकते हैं, और मेरा ये प्रयास रहेगा जो मैं कह रहा हूँ सब बातें पूरी हों। और जो नेता फिर भी नहीं सुने तो क्या कोई कड़े एक्शन भी उनके खिलाफ पार्टी लेने का प्लान करेगी? लेना चाहिए। अगर कोई आदमी पार्टी की गाइडलाइंस के मुताबिक काम नहीं करता है तो अनुशासन समिति इसीलिए बनाई गई, वो अपना कार्य करेगी कि निष्कासित करना है, हमारा काम पार्टी को रिपोर्ट्स करना है, पार्टी से गाइडेंस लेनी, लेकिन करेंगे। मुझे उम्मीद है कांग्रेस के साथी, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदारी से कार्य करेंगे और मेरा सहयोग करेंगे। हम देखते हैं कितना सहयोग होता है, हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि पूरा सहयोग हो। इतने भले तरीके से राव नरेंद्र जी कह रहे हैं और विश्वास है उनको पूर्ण कि कांग्रेस के तमाम लोग उनका साथ देंगे। तो जितने भी कांग्रेस वाले भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, ये बातचीत सुनी, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। बहुत ही मुश्किल से आप लोगों का संगठन बन पाया है। 11 साल से आप देख रहे थे कितनी ज़्यादा परेशानी थी, हर कोई सवाल पूछता था, संगठन नहीं है, गुट हैं, गुट हैं, गुट हैं। राव नरेंद्र जी की कोशिश है कि गुट खत्म हो जाएं, किसी तरीके की गुट रहें ही नहीं, और तमाम नेता मिलकर कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें। तो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उसमें वो भी, और जितने छोटे नेता हैं या जिनको ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी अभी तक मिली नहीं है, तमाम लोग एक साथ मिलकर काम करें। और अगर फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर कड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। नर्म स्वभाव के भले ही लग रहे राव नरेंद्र जी, लेकिन अगर आप बार बार बात मानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो फिर कड़ा एक्शन भी लेना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि राव नरेंद्र जी हंस रहे हैं, शांति से बैठे हैं तो कोई कड़ा एक्शन नहीं लेंगे। अगर पार्टी के निर्णय मानेगी नहीं कांग्रेस पार्टी के कोई भी नेता, तो फिर राव नरेंद्र जी वार्निंग दे देंगे एक आधी बारी, लेकिन फिर भी नहीं माने तो फिर कड़े एक्शन भी लेंगे। फिर मत कोई बताया नहीं, जब इतनी बड़ी बातचीत हो गई राव नरेंद्र जी से, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो भाई वो आपका विवेक है। बहरहाल तमाम सवालों के जवाब राव नरेंद्र सिंह जी ने पूरी बेबाकी से दिए, पूरी सरलता से दिए, और ये बता दिया कि जितनी भी गलत नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की रही, जितने भी वादे आम लोगों से बीजेपी ने किए सत्ता में आने के लिए, उन वादों को कैसे अगर पूरा नहीं किया जा रहा है, प्रदेश में जो भी सिचुएशन ऐसी है जिसको लेकर सवाल पूछे जाने चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, तमाम चीज़ों को लेकर सवाल होंगे। आगे आने वाले विधानसभा के विंटर सेशन में एक अलग कांग्रेस भी देखने को मिलेगी। सड़क से लेके विधानसभा में बेबाकी से सवाल होंगे, क्योंकि अब प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, और अब किसी भी तरीके से रास्ता नहीं देंगे हरियाणा की बीजेपी की सरकार को। बहरहाल देखते हैं कि क्या होगा, और वो तमाम चीज़ें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खास शो में मेरे साथ इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।